नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। जानकारी, सामग्री तालिका यूआरएल। एक अध्याय एक में खलनायक बन गया। मस्तिष्क भंडारण क्षेत्र यह एक नासमझ शक्ति कल्पना है। इसे बहुत गंभीरता से न लें, पढ़ने के बाद अपना दिमाग उठाएं। आज तियानहाई शहर में अज्ञात वायरस संक्रमण के कई और मामले सामने आए हैं। बताया गया है कि इस प्रकार का वायरस पहली बार 3 दिन पहले ज़िया देश की सीमाओं के भीतर दिखाई दिया था और अब तक लगभग 20 लोग संक्रमित हो चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस को विशेष क्राउन वायरस नाम दिया है। संगठन के प्रमुख ने कहा कि विशेष क्राउन वायरस की संचरण क्षमता खराब है और यह बड़े पैमाने पर नहीं फैलेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक शानदार होटल स्वीट में सुंदर शरीर और नाजुक विशेषताओं वाली एक लड़की। उसका चेहरा लाल हो गया था और अभी भी जोर से हौंट रही थी, जैसे कि उसने अभी पूर्ण मैराथन दौड़ लगाई हो। बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका शरीर ढीला और कमजोर था। उसका एक गोरा पैर रजाई के ऊपर फंसा हुआ था और उसके बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। कालीन पर बिखरे हुए कपड़े उस पागलपन की गवाही दे रहे थे जो अभी अभी घटित हुआ था। इसी समय एक युवक नहाने का तौलिया लपेटे बाहर निकला। उसने महिला की कोमल, सहमी और नाराजगी भरी निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने फोन पर नजर डाली और उसे कहा, मुझे अपनी ओर से कुछ चीजें संभालनी है, तुम पहले स्कूल वापस जाओ। महिला पलटी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, उसने युवक को आगे कहते हुए सुना, इस महीने का भत्ता पहले ही आपके कार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। आपको वापस ले जाने के लिए नीचे एक कार है। ये सुनकर महिला आज्ञाकारी ढंग से उठी, अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर चली गई। एक क्षण बाद सूट पहने एक महिला कमरे में आए। उसके छोटे काले बाल तीखे दिख रहे थे। उसकी आंखें चेन्नई के प्रति श्रद्धा और आज्ञाकारिता से चमक उठी। अंदर आते ही उसने अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, युवा मास्टर, अभी अभी घर से फोन आया है विशेष क्राउन वायरस के बारे में। हाँ, वायरस का प्रसार पहले से ही नियंत्रण से बाहर है। नियंत्रण से बाहर से आपका क्या मतलब है? परिवार की जैविक प्रयोगशाला ने पाया कि विशेष क्राउन वायरस उतना खराब संक्रमणीय नहीं है जितना WHO का दावा है। इसके बजाय ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊष्मायन अवधि बहुत लंबी है, जिससे लोगों के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत यह एरोसोल, संपर्क, रक्त और विभिन्न अन्य चैनलों के माध्यम से फैल सकता है। सीधे शब्दों में कहें, दुनिया का कम से कम 75% पहले से ही संक्रमित है। यह अगले 20 से 30 दिनों के भीतर विश्व स्तर पर फैलने की संभावना है। चेन्नई ने उदासीनता से बिना प्रतिबद्धता के सिर हिलाया। वह ज़िया देश के 4 महान परिवारों में से एक चेन परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी था और अभी 10 दिन पहले अपने 20वें जन्मदिन पर उन्होंने अचानक एक सिस्टम अनलॉक कर दिया। सिस्टम ने संकेत दिया कि 40 दिनों में एक ज़ोंबी वायरस फैल जाएगा, जिससे प्रलय का दिन शुरू हो जाएगा। ऐसा लगता था कि परिवार की प्रयोगशाला का स्तर की प्रयोगशाला से कहीं बेहतर था। अनुमानित समय वास्तव में सिस्टम के संकेत के बहुत करीब था। एक पल की चुप्पी के बाद चेन्नई खड़े हुए और कहा, परिवार का इससे क्या मतलब है? गार्ड टीम पहले से ही रास्ते में है और आधे घंटे में पहुंचने की उम्मीद है। तियानहाई में परिवार के भूमिगत बंकर का अधिकार पूरी तरह से आपको सौंप दिया गया है। परिवार का मुखिया चाहता है कि आप वायरस के प्रकोप की तैयारी के लिए यहां तियानहाई में संसाधनों के आवंटन की अध्यक्षता करें। सूट में महिला ने धीमी आवाज में कहा, एक बार जब वास्तव में प्रलय का दिन आ जाएगा तो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था और उत्पादन प्रणालियां ध्वस्त हो जाएंगी और सभी मौजूदा सामाजिक वर्ग पूरी तरह से बदल जाएंगे। यदि चेन परिवार अपनी सर्वनाशपूर्व की प्रमुख स्थिति को बनाए रखना चाहता था तो स्वाभाविक रूप से उन्हें पहले से तैयारी करने की आवश्यकता थी। तो फिर चलें, मैं अपने कपड़े बदल लूंगा। सिस्टर जू, एक क्षण के लिए बाहर रुकें। सूट वाली महिला का नाम किंजुए था, जो चेन परिवार द्वारा कई वर्षों तक प्रशिक्षित एक मृत्यु योद्धा थी। वह चेन्नई की निजी अंगरक्षक भी थी। उसकी वफादारी और क्षमताएं दोनों बिल्कुल शीर्ष स्तर की थीं। किन्यू की पीठ को देखते हुए संकेतों की एक पंक्ति धीरे धीरे उसके बगल से उभरी। एक अनाथ के रूप में जन्मी और बचपन से चेन परिवार में पली बड़ी, वह आपकी निजी अंगरक्षक है। वह जिस आदमी के साथ बचपन से सबसे अधिक संपर्क में रही है वह चेन्नई है। वह लंबे समय से उसे गुप्त रूप से अपना दिल दे चुकी है और चेन्नई के प्रति उसकी वफादारी चेन परिवार से भी अधिक है। वह चेन्नई के लिए सब कुछ देने को तैयार है। जब प्रलय का दिन आएगा तो उसे नियति के बच्चे फैन द्वारा मार दिया जाएगा। जुबान, चेन्नई को सपनों के फूल के लिए लड़ने में मदद करते हुए। इस पाठ को देखते हुए चेन्नई का चेहरा पानी की तरह ठंडा था और उसकी आंखों में निर्दयता की झलक दिखाई दी। फैंग हुआन, तुम्हें मरना ही होगा। डिंग, कार्य की प्रगति ताज़ा हो गई। बधाई हो, आपने फैंग हुआन से जोड़ 1 संतोष मूल्य प्राप्त किया है। हम कार्य प्रगति ताज़ा कर दी गई है। चेन्नई ने तुरंत सिस्टम पैनल खोला। डूम्सडे विलेन सिस्टम। मेजबान, चेन्नई। संविधान 0.8 मानव सीमा 1 है। मानसिक शक्ति 1.2 मानव सीमा 1 है। विशेष योग्यता कोई नहीं। वर्तमान कार्य, नियति के बच्चे फैंग हुआन को मारें। कृपया ध्यान दें, नियति के बच्चे का भाग्य अत्यधिक उच्च होता है और उसे बिना सोचे समझे नहीं मारा जा सकता। हत्या संभव होने से पहले आपको उसके भाग्य को कम करने के लिए एक निश्चित मात्रा में आक्रोश मूल्य जमा करना होगा। नियति के बच्चे फैंग हुआन से वर्तमान आक्रोश मूल्य 10। हत्या की सफलता दर 0.1%। चेन्नई ने इस भाग्य मूल्य को समझा। यह किसी उपन्यास के नायक की किस्मत के समान था। जब तक भाग्य का मूल्य बना रहेगा, भले ही नायक को चट्टान से धक्का दे दिया जाए, न केवल वे मरेंगे नहीं बल्कि वे अद्वितीय मार्शल आर्ट भी प्राप्त करेंगे। भले ही कैद कर लिया जाए, उन्हें एक परोपकारी द्वारा बचाया जाएगा। संक्षेप में, वे कभी न मरने वाले त्रिचित्रों की तरह थे। जितना अधिक उन्हें पीटा जाता था वे उतने ही मजबूत होते जाते थे। 0.1% सफलता दर। अब स्पष्टता कार्रवाई करने का समय नहीं था। चेन्नई ने साफ सुथरे कपड़े पहने और जैसे ही वह होटल की लॉबी में पहुंचा, उसने प्रवेश द्वार से बहस की आवाज सुनी। इससे पहले कि वह पूछ पाता, एक अंगरक्षक ने कहा, यंग मास्टर, मिस रैन को एक आदमी परेशान कर रहा है। मैंने मिस रैन को उसे फैंग कहते हुए सुना है। फैंग शुआन, ये वही है। ये बच्चा मिस रैन के प्रति अपमानजनक था। क्या मुझे जाना चाहिए? और कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर देख लूंगा, चेन्नई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। दरअसल चेन्नई, फैंग हुआन और रैन यूमिंग, स्कूल की सुंदरी जो अभी चेन्नई के साथ अंतरंग हुई थी, सभी विश्वविद्यालय के सहपाठी थे। हालांकि चेन्नई और फैंग हुआन 2 अलग अलग दुनियाओं से थे। वे एक ही स्कूल में थे लेकिन बहुत कम ही बातचीत होती थी। चून की खलनायक प्रणाली उसके साथ बंधी हुई थी और उसने भविष्यवाणी की थी कि किंजू की मृत्यु फैंग हुआन के हाथों होगी। चेन्नई ने फैंग हुआन की व्यापक जांच शुरू की थी और उसकी किस्मत को कमजोर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। उसने फैंग जुबान की बचपन की प्रिय प्रेमिका रैन यूमिंग को छीन लिया। यह महिला शुद्ध और दिव्य दिखती थी, लेकिन चेन्नई ने कुछ उपहारों पर 1 लाख से अधिक खर्च करके आसानी से उसे जीत लिया था। यह बिल्कुल आसान था। रैन यूमिंग और चेन्नई के बीच सबसे तनावपूर्ण क्षण में चेन्नई फैंग हुआन को सूचित करने के लिए एक संदेश भेजने के लिए रैन यूमिंग के फोन का उपयोग करना नहीं भूले थे। मुख्य मुद्दा आमने सामने NTR था। तुम मेरी औरत को मारते हो, इसलिए मैं तुम्हारी औरत को अरबों डॉलर देता हूं। ये बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है? उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह घटना फैंग हुआन की भावना और भाग्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ, उन्हें केवल 10 आक्रोश मूल्य प्राप्त हुआ। इसने चेन्नई को फैंग हुआन को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर किया।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह नियति का बच्चा था। ये प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से उतना सरल नहीं था जितना वह सतह पर दिखता था। युवा मास्टर, क्या आपको इस आदमी से निपटने की जरूरत है? किंजुए ने धीमी आवाज में उसे याद दिलाया। कोई जरूरत नहीं, सहपाठियों के बीच बस थोड़ा सा झगड़ा है। मैं नीचे जाऊंगा और इसे संभाल लूंगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, चेनिये ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जल्द ही उसने देखा कि एक सुंदर युवक रैन यूमिंग के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, उसके चेहरे पर गहरा स्नेह है। वह जोर जोर से कुछ कह रहा है और कुछ लोग उसे देख रहे हैं। हालांकि चेनिये एक नजर में बता सकती थी कि फेंग हुआन अभिनय कर रहा था। अध्याय 2 चुना हुआ एक घुटने टेके। फेंग शुआन वास्तव में एक अभिनय कर रहा था। वास्तव में वह एक पुनर्जन्मित व्यक्ति थे। प्रलय के दिन की भविष्य की बंजर भूमि में फेंग हुआन ने 3 वर्षों तक जीवित रहने के लिए संघर्ष किया था। हालांकि उन्होंने एक अच्छी अलौकिक क्षमता जागृत कर ली थी, लेकिन अपर्याप्त संसाधनों जैसे कारकों ने उन्हें एक शीर्ष स्तरीय पावर हाउस बनने से रोक दिया। अंततः चैन समूह से संबंधित एक अन्य भंडार को जब्त करने का प्रयास करते समय चेनिये के आदेश के तहत विशेषज्ञों द्वारा उसे घेर लिया गया और मार डाला गया। दूसरा जीवन जीते हुए उनका इरादा अपने पुनर्जन्म से प्राप्त सूचना अंतर का उपयोग संसाधनों को इकट्ठा करने, अवसरों की तलाश करने और प्रलय के दिन के भीतर तेजी से बढ़ने के लिए करना था। जब वह समय आया तो वह स्वाभाविक रूप से चेनिये को बंधन से नहीं हटने देगा। मारे जाने का दुख और अपनी स्त्री को चुरा लेने की घृणा, पुनर्जन्म होने के बाद उसने चेनिये के साथ अपूरणीय दुश्मन बनने की कसम खाई। अपने पिछले जीवन में फेंग हुआन को चेनिये द्वारा रैन यूमिंग के फोन से भेजा गया एक होटल का कमरा नंबर मिला था। साथ ही रैन यूमिंग की एक हाई एंगल तस्वीर भी मिली थी जिसमें उसकी पीठ नंगी थी, सिर पीछे की ओर झुका हुआ था और उसके बाल पकड़े हुए थे। वह पूरी तरह से टूट चुके थे। हालांकि वह होटल में हंगामा मचाने गया था, लेकिन न केवल वह रैन यूमिंग को अपना मन बदलने में विफल रहा, बल्कि चेनिये के अंगरक्षकों द्वारा उसे बेरहमी से पीटा गया और अपमानित किया गया जब चेनिये ने उसके चेहरे पर 5 मिलियन का बैंक कार्ड मारा। उस घटना के बाद फेंग हुआन निराश हो गया और लंबे समय तक उदास रहा। नतीजतन प्रलय का दिन आने के बाद वह लंबे समय तक रैन यूमिंग के विश्वासघात की छाया से बाहर निकलने में समर्थ रहा। इससे उनका प्रारंभिक विकास दूसरों की तुलना में बहुत धीमा हो गया। एक कदम धीमे होने का मतलब था हर कदम पर धीमा होना, और अपर्याप्त संसाधनों जैसे कारकों के साथ मिलकर वह कभी भी वास्तव में विकास करने में कामयाब नहीं हुए। इस समय जब उसने रैन यूमिंग को गीले बालों और लाल चेहरे के साथ होटल से निकलते देखा, फेंग हुआन के दिल में कोई हलचल नहीं हुई। उसके जैसी व्यर्थ महिला उसके क्रोध के लायक नहीं थी। अपने पिछले जीवन में रैन यूमिंग प्रलय का दिन शुरू होने से 2 दिन पहले ही चेनिये से चिपक गया था, जिसके परिणामस्वरूप वह दृश्य सामने आया जहां चेनिये ने उसके चेहरे पर 5 मिलियन का बैंक कार्ड मारा था। यदि फेंग हुआन को बड़ी मात्रा में आपूर्ति चाहिए थी तो उसे स्टार्टअप पूंजी के रूप में एक महत्वपूर्ण राशि की आवश्यकता थी। पहले चेनिये का 5 मिलियन बैंक कार्ड पाने के लिए उन्होंने इस बार रैन यूमिंग और चेनिये के बीच बातचीत के अधिक अवसर पैदा करने के लिए कुछ छोटी मोटी तरकीबों का इस्तेमाल किया था। जैसा कि अपेक्षित था, कयामत के दिन तक 30 दिन शेष होने पर चेनिये रैन यूमिंग को नीचे ले जाने से खुद को नहीं रोक सके। 5 मिलियन और 30 दिनों की तैयारी के समय के साथ ये प्रलय का दिन आने से पहले सब कुछ तैयार करने और वास्तव में अपनी ताकत दिखाने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए फेंग जुआन चेनिये और रैन यूमिंग की उपस्थिति की आशा करते हुए जल्दी से यहाँ इंतजार कर रहा था। लेकिन अजीब बात यह है कि इस बार जो होटल से बाहर आया वह वास्तव में अकेला रैन यूमिंग था। वह लड़का चेनिये इस कृत्य के बाद सचमुच हृदयहीन हो गया था। उसने उसका कौमार्य छीन लिया और फिर रैन यूमिंग को अकेले घर जाने दिया। चेनिये की नज़र में उनकी पूर्वदेवी एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं थी जिसे क्षणभर बुलाया और खारिज किया जा सकता था। उसी समय फेंग हुआन बहुत चिंतित था। चेनिये के बिना क्या उसकी पूरी योजना बेकार नहीं हो जाएगी? ये वह क्षण था जब फेंग हुआन ने आक्रोश मूल्य के 10 उत्पन्न किए। हालांकि फेंग हुआन ने तुरंत अपनी भावनाओं को समायोजित किया और होटल के प्रवेश द्वार पर एक प्रसंग का प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ा। वास्तव में उसकी रुचि कहीं और थी। यूमिंग, क्या मैंने कुछ गलत किया है? मुझे बताओ और मैं बदल जाऊंगा, ठीक है? कृपया मुझे मत छोड़ो। तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ मैं उसे नजरअंदाज कर सकता हूं जब तक तुम अपना मन नहीं बदलोगे। फेंग जुआन ने आंसुओं और तपतपाहट के साथ विनती करते हुए रैन यूमिंग की ओर खींचा। मुझे मत खींचो, अगर भाई चेनिये ने इसे देखा तो वह गलत समझेगा। हमारे बीच शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं है, जल्दी से जाने दो। रैन यूमिंग फेंग जुआन के उत्पीड़न से निराश थी और उसे बचने के लिए बेताब थी। उसका शरीर लगातार पीछे हट रहा था। आपको चेनिये द्वारा धमकी दी गई होगी, है ना? आप पहले ऐसी नहीं थी। यूमिंग, अगर आपको धमकी दी जा रही है तो बस पलक झपकाए, मैं समझ सकता हूँ। फेंग हुआन ने अपने आंसू पोंछे और अपनी अश्रुपूर्ण विनती जारी रखी। उन्हें नहीं पता था कि चेनिये कब बाहर आएंगे, इसलिए उन्हें भूमिका पूरी तरह से निभानी थी। जिस क्षण से वह प्रकट हुआ वह एक भी दोष उजागर नहीं होने दे सका। तभी वह मूर्ख और अहंकारी अमीर दूसरी पीढ़ी उसके चेहरे पर 5 मिलियन का बैंक कार्ड मारेगी। भाई चेनिये और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। फेंग हुआन, क्या तुम बड़े हो सकते हो? चलो एक शांतिपूर्ण ब्रेकअप कर ले ताकि हम अभी भी दोस्त बने रहें। अगर तुम मुझे इसी तरह परेशान करते रहे तो हम दोस्त भी नहीं रहेंगे। रैन यूमिंग तिरस्कार में कुछ और कदम पीछे हट गया, लेकिन सीधे चेनिये की छाती से झटकाया। भाई चेनिये, वह वही है जो मुझे परेशान कर रहा है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। चेनिये को देखकर रैन यूमिंग ने तुरंत फेंग हुआन से दूरी बनाना शुरू कर दिया। फेंग जुआन, अगर आप किसी लड़की से भीख मांग रहे हैं तो आपको उसका हिस्सा देखना चाहिए। आप घुटने भी नहीं टेकेंगे तो स्पष्ट है कि आप में कोई ईमानदारी नहीं है। चेनिये ने ठंडी मुस्कान के साथ बोलते हुए रैन यूमिंग को अपनी बाहों में खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी समय किन्यू और पास के एक दर्जन अंगरक्षकों ने धीरे धीरे उन्हें घेर लिया। चेनिये, आप। जैसे ही उसने चेनिये को देखा, फेंग हुआन के दिल में गुस्सा भड़कने से नहीं रोक सका। उससे कहा जा रहा था कि वह सोना खोदने वाली उस महिला के सामने घुटने टेक दे जिसने उसे धोखा दिया। और चूंकि चेनिये और रैन यूमिंग इतने करीब खड़े थे, अगर वह घुटने टेकता तो वह प्रभावी रूप से चेनिये के सामने भी घुटने टेक देता। ये तो बस सर्वोच्च अपमान था। हालांकि प्रलय के दिन में रहने के उनके वर्षों ने उन्हें धैर्य रखना सिखाया था। फेंग हुआन अच्छी तरह से जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ चेनिये की तरफ से उसका किन्यू से कोई मुकाबला नहीं था। जब किसी में ताकत की कमी हो तो उसे सहना ही पड़ता है। ताकतवर के सामने कठोर व्यवहार करने का प्रयास केवल मृत्यु की ओर ले जाता है। इसके अलावा उसे अब निश्चित रूप से वह 5 मिलियन नकद मिलना ही था। जब तक उसके पास ये था, वह तेजी से और कदम दर कदम विकास करने की अपनी योजना का पालन कर सकता था। एक सज्जन का बदला लेने में कभी देर नहीं होती, यहाँ तक कि 10 साल बाद भी। समय आने पर वह आज के अपमान का कई गुना बदला अवश्य चुकाएगा। आप सही कह रहे हैं। फेंग शुआन की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत हो गई। काफी देर तक झिझकने के बाद आखिरकार वह चेनिये और रैन यूमिंग के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। डिंग, बधाई हो, आपने फेंग हुआन से जोड़ 100 आक्रोश मूल्य प्राप्त किया है। कुल आक्रोश मूल्य 110 अंक, मारने की संभावना 1.1%। हम। चेनिये चौंका। फेंग हुआन को घुटने टेकने पर वास्तव में उसकी प्रेमिका का कौमार्य छीनने की तुलना में 10 गुना अधिक आक्रोश पैदा हुआ। फेंग जुआन के सामने चेनिये ने रैन यूमिंग की जान पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, ये पैर मैं इनके साथ 1 साल तक खेल सकता हूँ। अगली बार जब तुम आओ तो मैंने तुम्हारे लिए जो बालेनिया का खरीदा था उसे पहनना याद रखना। पहले से मोजे की वह जोड़ी जैसे ही मैंने उन्हें खींची फट गई। उपलब्धि का कोई मतलब नहीं था। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। रैन यूमिंग ने सिर हिलाया, उसका चेहरा शर्मा गया। चेनिये ने फेंग हुआन को देखा और रुक गए। फिर भी नाराजगी का कोई मूल्य नहीं। वह सीधे उसके चेहरे पर एनटीआर था और कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। आशा के अनुसार इस फेंग शुआन को इस प्रेमिका की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह सिर्फ अभिनय कर रहा था।
यमिंग, वापस आओ, मेरा रवैया पहले भी खराब था। चेन ये सिर्फ दूसरी पीढ़ी का अमीर है, वह सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है, वह ईमानदार नहीं है। उठो, मानव त्वचा वाले इस जानवर से मूर्ख मत बनो, चेन ये। यदि आपने अपना मन नहीं बदला तो मैं यहीं हमेशा के लिए घुटने टेक दूंगा और कभी नहीं उठूंगा। फेंग शुआन ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ घुटनों के बल बैठे रहने से होटल को कैसे कारोबार करना चाहिए? उठिए। रेन यूमिंग को पता था कि यह होटल चेन ये के स्वामित्व में है, इसलिए ये शब्द चेन ये के हितों की रक्षा करने का एक छिपा हुआ तरीका भी थे। नहीं, अगर तुमने अपना मन नहीं बदला तो मैं नहीं उठूंगा। फेंग शुआन रेन यूमिंग के बछड़े को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसने उसे चकमा दे दिया। 3 अध्याय 3 मैं तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका वापस दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने पैसे वापस दे दूंगा। बस क्या ये सिर्फ पैसा नहीं है? मैं आप जैसे लोगों के असली रंग को अच्छी तरह से जानता हूँ। चेन ने अपना बटुआ खोलते हुए कहा, जो चमचमाते कार्डों की कतारों से भरा हुआ था। उसने सबसे अगुचा एक को उठाया और फेंग हुआन के चेहरे पर दे मारा। यहाँ 5 मिलियन है, अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फेंग हुआन ने बैंक कार्ड लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि वह पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के सिद्धांत को समझता था। यदि वह कार्ड लेता और तुरंत चला जाता तो चेन निश्चित रूप से असंतुष्ट महसूस करता, जिससे यह संभव होता कि वह अपने अधीनस्थों से कार्ड वापस छीन लेता। उसे ऐसा व्यवहार करना था मानो वह पैसे को मिट्टी की तरह देखता हो और केवल रेन यूमिंग चाहता हो। तभी चेन को विजय और उपलब्धि की भावना महसूस होगी, जिससे उन्हें लगेगा कि उनका 5 मिलियन अच्छी तरह से खर्च किया गया था। क्या आप मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यूमिंग और मेरे बीच की भावनाएं आपके गंदे पैसे से खरीदी जा सकती हैं? फेंग जुबान ने अत्यधिक घृणा और हृदय विदारक अभिव्यक्ति व्यक्त की। उसने बैंक कार्ड पकड़ा और चेन के चेहरे की ओर फेंक दिया। हालांकि उसने जानबूझकर इसे चौड़ा फेंक दिया, इसने चेन को बिल्कुल भी नहीं मारा और जमीन पर गिर गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर कार्ड चेन को लगने वाला होता तो उसके पीछे खड़ा किंजू तुरंत उसे रोक लेता। उस समय कार्ड वापस पाना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर चेन पर हमला करने की? कई अंगरक्षकों ने तेजी से कार्रवाई की। फेंग हुआन की बाहें पकड़ ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। चेन ने फेंग जुबान को भावशून्यता से देखा। उसकी नजर सीधे उसकी आत्मा में देखने के लिए उसकी आंखों को छेद रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन ने पाया कि सिस्टम को फेंग हुआन से कोई नाराजगी मूल्य नहीं मिला था। इसका मतलब यह था कि फेंग हुआन ने वास्तव में 5 मिलियन को अस्वीकार नहीं किया था। धर्म जैसे लगने वाले वे शब्द उसके लाभ के लिए मात्र एक कार्य थे। भूल जाओ, चलो चलें। ऐसा कहने के बाद चेन ने रेन यूमिंग को नजरअंदाज कर दिया और किंजुए को अपनी लग्जरी कार की ओर ले गए। वह पहले से ही जानता था कि फेंग हुआन को रेन यूमिंग की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए इस व्यर्थ महिला की अब कोई उपयोगिता नहीं थी। भाई चेन, मेरे लिए रुको। रेन यूमिंग अपनी ऊंची एड़ी के जूते में आगे बढ़ी और कार की खिड़की पर हल्के से थपथपाया। गाड़ी चलाना, चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के शांति से कहा। एक महिला जिसे चेन द्वारा 1 लाख या इसके आसपास खरीदा जा सकता था, उसे अन्य लोग भविष्य में सैकड़ों हजारों या यहाँ तक कि लाखों में खरीद सकते थे। ऐसी व्यर्थ और बेवफा महिला को अपने पास रखना केवल एक टिक टिक करता टाइम बम होगा। इसके अलावा अभी बिस्तर पर उसका प्रदर्शन वास्तव में औसत दर्जे का था। युवा मास्टर, हमें उस फेंग शुआन को कैसे संभालना चाहिए? किंजुए चेन के पास बैठी थी, काले रेशम मोजा में उसके पैर क्रॉस किए हुए थे। उसने धीमी आवाज में पूछा, आपने भी इसे देखा? उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अंगरक्षकों ने उसे रोक दिया। जानबूझकर चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया। मुझे नहीं पता कि क्या ये सटीक कानून है, लेकिन उसे कुछ दिनों के लिए बंद करने का एक तरीका ढूंढें। चेन ने लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं, यह मुझ पर छोड़ दो। किंजुए ने सिर हिलाया और फिर फोन किया। चेन ने अपने फोन से छेड़छाड़ की, एक टेक्स्ट संदेश बनाया और उसे भेज दिया। प्राप्तकर्ता फेंग हुआन था। इस समय 2 अंगरक्षक फेंग हुआन को हिंसक रूप से लात मार रहे थे, जो जमीन पर अपने सिर की रक्षा कर रहा था। भले ही उसे बुरी तरह पीटा जा रहा था, फिर भी उसने 5 मिलियन वाले बैंक कार्ड को कसकर पकड़ रखा था। हमारे युवा मास्टर पर हमला, आप पागल हो गए होंगे। तुम सचमुच मौत की तलाश में हो बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। दोनों द्वारा उसे कुछ देर तक पीटने के बाद एक अन्य अंगरक्षक दौड़ कर आया और उनसे फुसफुसाकर बोला, उसे मारना बंद करो, सार्वजनिक सुरक्षा पुलिस अधिकारी आ रहे हैं। दोनों अंगरक्षक फिर रुके और धीरे धीरे चले गए। चेप। फेंग हुआन खून से सना हुआ चेहरा लेकर खड़ा हुआ और खून से सना हुआ कप जमीन पर थूक दिया। हालांकि उसने अपने महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा की थी और अंगरक्षकों ने केवल सती चोटें पहुंचाई थी, फिर भी वह बेहद दुखी दिख रहा था। फिर भी पूरी तरह से पिटाई के बाद फेंग हुआन ने थोड़ी सी भी निराशा या गुस्सा नहीं दिखाया। इसके विपरीत उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता भरी मुस्कान दिखाई दी। हाँ, चेन, ओह चेन, तुम अविश्वसनीय रूप से बेवकूफ दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चे हो। अंत में तुम अभी भी मेरे द्वारा एक सारंगी की तरह बजाए जा रहे हो। आप कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि यह सब मेरी योजना थी। 5 मिलियन पाने के लिए कड़ी मेहनत करना और सर्वनाश शुरू होने से पहले बढ़त हासिल करना। और मेरे लिए शीघ्र ही मजबूत बनने का यह अवसर बिल्कुल वही है जो आपने मेरे हाथों में दिया है। अगर तुम्हें यह पता होता तो मुझे आश्चर्य होता कि क्या तुम गुस्से से मर जाते। हाँ। फेंग शुआन जोर से हंसा। दूसरों ने सोचा कि वह पागल है, लेकिन केवल वही जानता था कि उसने सही कदम उठाया है। सर, अभी किसी ने सूचना दी। कई सार्वजनिक सुरक्षा पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बात समाप्त कर पाते, फेंग हुआन ने टोकते हुए कहा, यह कुछ भी नहीं है, बस एक गलतफहमी है। मैं ठीक हूं और मुझे अन्य चीजों का भी ध्यान रखना है। सर्वनाश तक केवल 30 दिन शेष होने के कारण समय कठिन था। केवल इस अवधि का पूरा उपयोग करके ही फेंग हुआन अपनी भव्य महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता था, इसलिए उसके पास सार्वजनिक सुरक्षा पुलिस अधिकारियों के साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। सर, मुझे डर है कि आप गलत हैं। किसी ने आपके खिलाफ सड़क पर एक महिला को परेशान करने और दूसरों पर हमला करने की शिकायत की है। कृपया जांच में सहयोग करने के लिए हमारे साथ स्टेशन वापस आएं। फेंग जुआन, जो 1 सेकंड पहले गुप्त रूप से खुशियां मना रहा था, वहीं खड़ा हो गया जहां वह खड़ा था। ये सही नहीं है, ये सही नहीं हो सकता है ना। यह कोई खबर नहीं थी कि चेन परिवार सफेद को काला कह सकता है और एक हाथ से आकाश को ढक सकता है। लेकिन अगर उसे सही से याद है तो चेन्नई में एक विशिष्ट धनी युवा मास्टर की अहंकारी और घृणित शैली होनी चाहिए। क्या उसे उस प्रकार का नहीं होना चाहिए जो अपनी समृद्ध पृष्ठभूमि की सभी सुविधाओं का आनंद लेने के बावजूद अपनी क्षमता साबित करने पर जोर देता है और अपने परिवार की शक्ति का शायद ही कभी उपयोग करता है? क्या उसे उसके जैसे छोटे फ्राई को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उसे बात की तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा पुलिस अधिकारियों को भी क्यों बुलाया? इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि जब फेंग हुआन को पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा था, तब भी वह पूरी तरह से हतप्रभ स्थिति में था। डिंग, फेंग हुआन से पता चला आक्रोश मूल्य जोड़ 150, वर्तमान कुल 260 अंक, मार गिराने की सफलता दर 2.6%। हालांकि फेंग हुआन वह व्यक्ति था जिसने सर्वनाश का अनुभव किया था और उसने तुरंत खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। उसे जल्दी बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। हालांकि वहां रहने से उसे थोड़ी देरी हो सकती है और उसकी योजना को उसकी सही स्थिति तक पहुंचने में बाधा आ सकती है। ... इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक 5 मिलियन उसके हाथ में थे, बाधाओं के बावजूद वापसी करना अभी भी एक निश्चित बात थी। चेन, तुम घृणित खलनायक, मैंने तुम्हारे साथ काम नहीं किया है। डिंग डोंग, अचानक फेंग हुआन का फोन कंपन हुआ। उसे एक वेचित संदेश प्राप्त हुआ था। उसने झट से अपना फोन खोला। सामान्यतः गिरफ्तारी के तहत ले जाए जा रहे लोगों को अपनी इच्छानुसार बाहरी दुनिया से संवाद करने की अनुमति नहीं होती है,
लेकिन उसके बगल के दो सार्वजनिक सुरक्षा पुलिस अधिकारी फेंग हुआन के कार्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अंधे लग रहे थे। उसने वेचिट खोला। ये चेन्नई का एक संदेश था। हम क्या वह यहाँ सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने और उपहास करने के लिए आया है? मैं देखूंगा कि तुम्हें क्या कहना है। वीचैट संदेश खोलते ही फेंग हुआन ने व्यंग्य किया और खुद से बुदबुदाया। इसमें लिखा था, फेंग जुआन, मैंने बस इसके बारे में सोचा और आप सही हैं। मुझे आपको अपमानित करने के लिए पैसे का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपके और रैन यूमिंग के बीच की भावनाओं को पैसे से नहीं मापा जा सकता है। तो मैं आपको रैन यूमिंग लौटा रहा हूँ। उसकी तकनीक बिल्कुल औसत है, लेकिन वह धोने के बाद भी उपयोग करने योग्य है। जहां तक उस 5 मिलियन की बात है, मैंने इसे वापस स्थानांतरित कर दिया है। हम अब भी हैं, आइए इसे सहपाठियों के रूप में हमारी दोस्ती को प्रभावित न करने दें। 4 अध्याय 4 फेंग हुआन को खून की उल्टी होने वाली है। गड़गड़ाहट। इस अधिसूचना को देखकर फेंग हुआन को ऐसा लगा जैसे उसे नीले रंग से बोल्ट ने मारा हो। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। फेंग हुआन को लगा कि उसके हाथ और पैर ठंडे हो गए हैं, उसका दिमाग सुन्न हो गया है और उसका आधा शरीर सुन्न हो गया है। आखिर क्या बात है? क्या हो रहा है? यह उसकी कल्पना से बिल्कुल भिन्न कैसे है? वह रैन यूमिंग और चेन्नई को खुद को धोखा देने के लिए तैयार करने की परेशानी से गुजरा था। उसने रोने, चिल्लाने और होटल के प्रवेश द्वार पर घुटने टेककर खुद को मूर्ख बनाया, पीटा गया और अंततः सार्वजनिक सुरक्षा पुलिस अधिकारियों द्वारा उसे ले जाया गया और हिरासत में लिया गया। उसने ये सब क्यों किया और इतना त्याग क्यों किया? क्या ये सब उस 5 मिलियन के लिए नहीं था? अंत में केवल एक वाक्य के साथ, आप सही कह रहे हैं, चेन्नई ने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। मैंने इतने लंबे समय तक सावधानीपूर्वक योजना बनाई और नतीजा ये हुआ कि मैंने सिर्फ खुद ही खेला। क्या ऐसा है? और चेन्नई का अपने सहपाठी बंधन को प्रभावित न करने की बात कहने का क्या मतलब था? आपने सभी लाभ उठाए, मैंने सभी परिणाम भुगते और अंत में आप अभी भी नैतिक रूप से ऊंचे स्थान पर खड़े रहना चाहते हैं और नैतिक रूप से मेरा अपहरण करना चाहते हैं। चेन्नई, अपनी मां को चो दो। फेंग हुआन गुस्से में दहाड़ने लगा। फेंग हुआन को इस तरह देखकर दोनों तरफ के सार्वजनिक सुरक्षा पुलिस अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप अपने बिजली के डंडे निकाल लिए। तियानहाई के इस शहर में आप शहर के गवर्नर या किसी और को बोल सकते हैं, लेकिन चेन्नई को बोल सकते हैं। बस रुको और देखो कि मैं तुम्हें बिजली का झटका तो नहीं मारूंगा। जिज्जत जिज्जत। फेंग शुआन की क्रोधित ऐंठन भरी चीखें रात के आकाश में गूंज उठी। डिंग। फेंग हुआन की नाराजगी का मूल्य जोड़ 2000 का पता चला। वर्तमान कुल 2260 अंक है, मार सफलता दर 22.6% है। डिंग। फेंग हुआन की नाराजगी का पता चला जोड़ 100। वर्तमान कुल 2360 अंक है, मार सफलता दर 23.6% है। हम इसी समय अपनी लग्जरी कार में बैठे चेन्नई ने ये नंबर देखे। पहले तो उसे राहत महसूस हुई, फिर वह हतप्रभ रह गया। उन्हें राहत मिली क्योंकि उनकी भविष्यवाणी सचमुच सही थी। फेंग जुआन ने किसी भी असहमति पर पैसा फेंकने के अपने प्लेबॉय व्यक्तित्व पर भरोसा किया था। होटल के प्रवेश द्वार पर उस बच्चे का रोना और चिल्लाना सब कुछ उस 5 मिलियन युआन बैंक कार्ड को पाने के लिए था। सौभाग्य से उन्होंने समय रहते अपना घाटा कम कर लिया था। ऐसा लगता था कि उन 5 मिलियन को खोने से फेंग हुआन को बहुत नाराजगी हुई, क्योंकि इसमें एक ही बार में 2000 अंक बढ़ गए थे। जहां तक बाद में आक्रोश के उस रहस्य में 100 अंक मूल्य का सवाल है, चेन्नई इसका ठीक से पता नहीं लगा सके। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक ये बढ़ता गया। काफिला जल्द ही तियानहाई शहर के बाहरी इलाके में जिंगफेंग बिल्डिंग पर पहुंच गया। ये जिंगफेंग ग्रुप का मुख्यालय था, जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में से कुछ दवा कंपनियों में से एक था। ये चेन परिवार की अनगिनत संपत्तियों में से एक अपेक्षाकृत अगोचर संपत्ति भी थी। लेकिन इस जगह के बारे में कुछ बहुत खास था। जिंगफेंग बिल्डिंग के भूमिगत हिस्से में 100 मीटर से अधिक गहरा एक तहखाना था, जो 20 मंजिलों से अधिक फैला हुआ था। हालांकि उनके द्वारा पढ़े गए उपन्यासों में से यह अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हाइव जितना भव्य नहीं था, लेकिन पैमाने और तकनीकी परिष्कार के मामले में यह बहुत दूर नहीं था। इस स्थान का प्राधिकरण अब चेन्नई को हस्तांतरित कर दिया गया था। आने वाले समय में ये तियानहाई शहर में चेन परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय बन जाएगा। साथ ही इसे उन्नत किया जाएगा और 24 घंटे एक वास्तविक स्थायी भूमिगत किले में बदल दिया जाएगा। जैसे ही चेन्नई ने प्रवेश किया, वह अगले 2 दिनों में आपूर्ति जमा करने के लिए रसद की व्यवस्था शुरू करने के लिए सीधे भूमिगत हो गया। निस्संदेह उसे क्या संचय करना है या कैसे करना है, इसकी विशिष्टताओं का प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं थी। चेन परिवार का थिंक टैंक ये सब संभाल लेगा। उन्हें केंद्र से समन्वय स्थापित करने और सभी दलों के हितों को संतुलित करने का प्रयास करने की आवश्यकता थी। आपूर्ति को भंडारित करने की योजना पहले से ही क्रियान्वित की जा रही है। कल से देश और विदेश से तियानहाई बंदरगाह पर भेजी जाने वाली अधिकांश आपूर्ति कबीले द्वारा निर्दिष्ट रसद गोदामों में फिर से भेज दी जाएगी। इस बीच हम विदेशी खरीद में भी तेजी ला रहे हैं। आपकी आवश्यकताओं के अनुसार हम समय बचाने के लिए हवाई माल ढुलाई का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि लागत समुद्री माल ढुलाई की तुलना में 10 गुना अधिक महंगी होगी। माहोमी डेस्क के सामने एक गंजे व्यक्ति ने सावधानी से चेन्नई को सूचना दी। उसका नाम चेन मिंग था और वह चेन परिवार की एक शाखा से आया था। सार्वजनिक रूप से वह जिंगफेंग समूह के संस्थापक और अध्यक्ष थे, एक टाइकून जिसकी कुल संपत्ति उसे अमीरों की सूची में शीर्ष 100 में स्थान दे सकती थी। लेकिन मुख्य परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर चेन्नई का सामना करते हुए उन्होंने उसे अपमानित करने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं की। पैसा कोई मुद्दा नहीं है, मुख्य बात भंडार की मात्रा और गति है। चेन्नई ने दस्तावेजों को पलटा और लापरवाही से पूछा, मैंने रास्ते में गार्ड कैप्टन से सुना कि जिन बख्तरबंद वाहनों और विभिन्न सुरक्षात्मक गियर को तैयार करने के लिए मैंने आपसे कहा था, वे अभी तक नहीं आए हैं। चेन मिंग ये सुनकर काम गए और जल्दी से अपना सिर नीचे करके समझाया, युवा मास्टर, वास्तव में इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इतने भारी सैन्य उपकरणों को बड़े पैमाने पर शहर में लाना बहुत ही स्पष्ट है। यह मात्रा कई छोटे देशों को जीत सकती है, इसे घबराहट हो सकती है। अधिकारियों का रुख हमारे लिए कम प्रोफाइल रखने और इस मामले को धीरे धीरे संभालने का है। चेन्नई का हाथ दस्तावेजों को उल्टे पलटे रुक गया। उसने उसकी ओर देखा, फिर प्रसंस्करण की प्रतीक्षा कर रहे दस्तावेजों के ढेर पर अपनी नजर डाली और उदासीनता से कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। यदि उपकरणों का पहला बैच कल सुबह तक नहीं आता है, तो जिंगफेंग समूह अपने मामलों को संभालने के लिए किसी और को ढूंढ सकता है। यदि तियानहाई अधिकारियों को कोई आपत्ति है, तो शहर के गवर्नर से कहें कि वहां और मुझसे आमने सामने बात करें, न कि किसी योजना पर सहमति जताने के बाद मुझे सूचित करें। चेन मिंग के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया और उसने जल्दी से कहा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। निश्चिंत रहें यंग मास्टर, मैं निश्चित रूप से कल इस मामले को सुलझा लूंगा। चेन्नई ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति अपनीय थी। आगामी आपूर्ति समन्वय और भंडारण योजना पर चर्चा समाप्त करने के बाद चेन्नई ने दस्तावेजों के ढेर से एक शीट निकाली जिसे वह देख रहा था और कहा, भूमिगत प्रयोगशाला में पकड़े गए संक्रमित लोगों पर शोध कैसा चल रहा है। चेन मिंग ने तुरंत उत्तर दिया, विशेष क्राउन वायरस मानव इतिहास में अब तक सामने आए किसी भी जीवाणु वायरस से पूरी तरह से अलग है। प्रयोगशाला में पर्याप्त नमूने भी नहीं है, इसलिए अभी तक बहुत प्रगति नहीं हुई है। चेन्नई बिना कुछ बोले अपने सामने लैब लॉग को देखते रहे। एक क्षण के बाद उन्होंने कहा, आज से निचले स्तर की प्रयोगशालाओं के लिए सुरक्षा बल दोगुना कर दिया जाएगा। 19वीं मंजिल से नीचे की हर चीज को अलग कर दिया जाएगा, केवल प्रवेश, कोई निकास नहीं। यह चेन मिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन्नई ऐसा अनुरोध करेगा। क्या यह मुश्किल है? नहीं नहीं नहीं, मैं तुरंत जाकर इसकी व्यवस्था करूंगा। तो फिर जाओ। उसे जल्दबाजी में जाते हुए देखकर चेन्नई ने धीरे से अपनी नजर सामने एक लैब रिपोर्ट की ओर घुमाई। सुयान महिला, 22 वर्ष की, प्राथमिक विशेष क्राउन वायरस से संक्रमित, अर्ध परिवर्ती, निदानिक लक्षणों में शामिल है। निस्संदेह बात वह नहीं थी। मुद्दा यह था कि बनकर में प्रवेश करने के बाद सिस्टम पैनल पर एक और संकेत दिखाई दिया। आपके निकट भाग्य के एक बच्चे का पता चला, कार्य ताजा हो गया।
कार्य नियति के बच्चे सू यान के जीवन पथ को विक्षेपित करें। नियति का एक और बच्चा, इससे चेन ये न्याय भरी खलनायक बनना काफी व्यस्त था। उसने अभी तक नियति के पहले बच्चे के साथ भी व्यवहार नहीं किया था और दूसरा पहले ही सामने आ चुका था और सभी जगहों पर वो सीधे उसके घरेलू आधार पर दिखाई दी। हालांकि इस स्तर पर चूंकि सुयान को बंकर के सबसे निचले स्तर में बंद कर दिया गया था, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसे संपर्क करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके अलावा बंकर का गहरा हिस्सा विशेष क्राउन वायरस के लिए अनुसंधान आधार था और यह वास्तव में अंदर सुरक्षित नहीं था। एक सज्जन व्यक्ति ढहती दीवार के नीचे खड़ा नहीं होता, उसका मृत्यु चाहने का कोई इरादा नहीं था। 5 अध्याय 5 कोई आश्चर्य नहीं कि यह आप ही हैं। जबकि चेन ये तियानहाई शहर में चेन परिवार के मामलों को संभालने में व्यस्त थे, नियति का ये बच्चा फैंग हुआन भी निष्क्रिय नहीं था। गहरी अंधेरी कोठरी में फैंग शुआन को पहले ही 2 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। अच्छी खबर यह थी कि रास्ते भर शांत रहने और ध्यान से सोचने के बाद उसने खुद को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बना ली थी। इसके अलावा अगर यह योजना सुचारू रूप से चली तो उसे भविष्य में पैसे की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। बेशक ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी इतने अच्छे तरीके के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इसके लिए एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ती थी और इसमें महत्वपूर्ण जोखिम भी होते थे, इसलिए उसने इसे लागू करने की योजना नहीं बनाई थी। अब जब चेन ये के एक आकस्मिक शब्द ने उसे सदमे में डाल दिया था, तो उसके पास इस पद्धति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तक मैं सुबह होने तक इंतजार करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैंग जुबान ने बाहर दालान में ऊर्जा बचत करने वाली रोशनी को देखा और धीरे धीरे अपने दिल में समय गिन रहा था। यहाँ कोई खिड़कियां नहीं थी और उसे नहीं पता था कि क्या समय हुआ है, वह केवल प्रतीक्षा कर सकता था। जब सुबह होती तो अंदर के गार्ड निश्चित रूप से शिफ्ट बदलते। उस समय वह एक नए अपरिचित गार्ड को बाहरी दुनिया से संपर्क करने में मदद करने का अवसर ले सकता था। अभी तक गार्डों को पता था कि उसे चेन परिवार द्वारा भेजा गया था, इसलिए वे निश्चित रूप से उसकी मदद नहीं करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं था। हालांकि जैसे ही फैंग हुआन समय गिन रहा था और लगभग सो रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई है। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि 2 हटे कटे आदमी उसकी कोठरी के सामने खड़े हैं, जिससे बाहर की रोशनी बंद हो गई है। क्या आप फैंग शुआन हैं? आप कौन हैं? फैंग शुआन ने धीमी आवाज में पूछा। कुछ गलत था। इन दोनों लोगों ने गार्ड की वर्दी नहीं पहनी हुई थी, इसके बजाय उन्होंने साफ सुथरा काला सूट पहना हुआ था। वे संभवतः चेन परिवार से थे। स्थिति गलत होने का एहसास होने पर वह थोड़ा पीछे हट गया और उसकी पीठ के पीछे छिपी हाथ में एक चाबी दिखाई दी। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले एक छोटी सी चाल का उपयोग करके छुपाया था, आसानी से शरीर की खोज से बचकर। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि ये दोनों कुछ भी प्रयास करते तो उसे विश्वास था कि वह जवाबी हमले में उन दोनों को मार सकता है। आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं। आपको बस ये जानना होगा कि आपने बहुत बड़ी गलती की है और हम उनकी ओर से आपको सबक सिखाने के लिए यहाँ हैं। बोलते समय दोनों अंगरक्षक पहले ही कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। उसी समय उन दोनों ने मजबूत दूरबीन वाले डंडे निकाल लिए। ये जगह है थप्पड़। फैंग हुआन उन्हें याद दिलाना चाहता था कि वे कहाँ हैं ताकि वे झिझकें, लेकिन मुख्य अंगरक्षक ने उसके साथ कोई भी शब्द बर्बाद नहीं किया। उसने फैंग हुआन के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। भारी प्रहार के तहत फैंग हुआन को लगा कि उसके दांत थोड़े ढीले हो गए हैं और उसका मुंह तुरंत खून के स्वाद से भर गया। होश में आने के बाद उसने अपने दांत पीस लिए, इन दोनों को मारने और सीधे भागने के लिए उन हत्या तकनीकों का उपयोग करने के लिए तैयार हो गया जो उसने प्रलय के दिन सीखी थी। हालांकि अंगरक्षक के अगले शब्दों ने उसे फिर से झिझकने पर मजबूर कर दिया। बच्चे, मुझे कठोर होने के लिए दोष मत दो। अगली बार सावधान रहना याद रखें और उन लोगों को नाराज न करें जिन्हें आपको नाराज नहीं करना चाहिए। अगली बार इसका मतलब था कि दूसरे पक्ष का हत्या करने का इरादा नहीं था। गड़गड़ाहट। बैटन फैंग हुआन की पीठ पर बेरहमी से मारा गया। जैसे ही वह रेंग कर ऊपर आने वाला था, उसे वापस नीचे गिरा दिया गया और उसकी चीख निकल गई। हालांकि इस बार जिस चाबी को उसने कसकर पकड़ रखा था वह चुपचाप उसकी आस्तीन में सरक गई। डंडों की बारिश जैसी मार का सामना करते हुए फैंग जुबान ने मजबूती से सिकुड़कर अपने प्राणों की रक्षा की और थोड़ा सा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसकी कसकर बंद आंखों में खून से सनी से पहले ही उभर चुकी थी और वह अपने दांतों को इतनी जोर से पीस रहा था कि वे टूटने वाले थे। सहन करना। इस वक्त उसे सहना पड़ा। एक आम आदमी के गुस्से के कारण 5 कदम की दूरी पर खून फैलना निश्चित रूप से संतोषजनक था, लेकिन यह एक हताश आत्मा विनाशकारी कदम था। अब उसके पास निश्चित रूप से इन दोनों को मारने की क्षमता थी, लेकिन एक बार उसने कार्रवाई की, भले ही वह सफलतापूर्वक भाग निकला, प्रलय के दिन के आगमन से पहले कि उसकी सभी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। चेनिए अपने पूरे शरीर में दर्द को महसूस करते हुए फैंग जुबान अंदर ही अंदर पागलों की तरह दहाड़ने लगा। वह पहले से ही पागल हो रहा था, लेकिन दर्द का आखिरी टुकड़ा अभी भी उसके अंगों को बांधे हुए था, जिससे वह बिना विरोध किए दर्द सहने लगा। अज्ञात समय के बाद दोनों अंगरक्षक अंततः रुक गए। उनमें से एक ने फैंग हुआन की ओर देखा जो जमीन पर मृत अवस्था में खेल रहा था और सीधे उसके चेहरे पर थूक दिया, पाह तुम लापरवाह कचरा हो। फिर वे भाग खड़े हुए। शुरू से अंत तक गार्ड ने स्थिति से आंखें मूंद ली, जैसे कि फैंग हुआन का जीवन या मृत्यु उसके हाथ में एक बार जितना महत्वपूर्ण नहीं था। बहुत कमजोर, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। जमीन पर लेते हुए फैंग जुबान ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में आक्रोश और पागलपन अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्द ही, जब तक मैं उस वस्तु को छीन सकता हूँ, मैं जल्द ही इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बन जाऊंगा। चेनिए और चैन परिवार के उन कमीनों, मैं निश्चित रूप से तुम्हें हजारों टुकड़ों में फाड़ दूंगा और पूरे चैन परिवार को मार डालूंगा। और रेन्यू मिंग, तुम पुतिया, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे माता पिता, परिवार और उन सभी लोगों की जिनकी तुम परवाह करती हो, जीवित खाल उतार दूंगा तुम्हारे सामने एक समय में एक टुकड़ा, ताकि हर कोई मुझे धोखा देने के परिणामों को देख सके। और वे जो खड़े होकर देखते रहे, वे जो मुझ पर हंसे। नहीं, ए सिंगल वन शॉल लाइव। डिंग। फैंग हुआन की नाराजगी का पता चला। जोड़ 300। वर्तमान कुल 2660 अंक। हत्या की सफलता दर 26.6%। युवा मास्टर, आपने कल रात जिस फैंग हुआन को देखने का आदेश दिया था, कोई उसे अभी हिरासत केंद्र से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। हमारे लोगों ने अभी संदेश भेजकर पूछा है कि क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए। सुबह सुबह जैसे ही चेनिए उठे, किंजू ने उनके लिए नवीनतम समाचार लाया। कौन? चेनिए ने कुछ आश्चर्यचकित होकर पूछा। तियानहाई में जो परिवार का कोई व्यक्ति जिसका नाम जो जिन्यू है, कथित तौर पर फैंग हुआन का अनुयायी था, किंजू ने आगे कहा। आज सुबह फैंग हुआन ने गार्ड को अपने परिवार से संपर्क करने देने के लिए मना लिया, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी गिरफ्तारी की खबर अपने रूममेट को भेज दी। कॉल रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के माध्यम से हमारे लोगों ने पाया कि हालांकि फैंग हुआन ने अपने रूममेट को जो जिन्यू को सूचित करने के लिए स्पष्ट रूप से नहीं कहा था, लेकिन उसके शब्द रूममेट को ऐसा करने के लिए मार्गदर्शन करने वाले संकेतों से भरे हुए थे। जैसा कि अपेक्षित था, जो जिन्यू को आज सुबह फैंग हुआन के रूममेट से सूचना मिली और वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसे रखा जा रहा है। जो परिवार। चेनिए की इस परिवार के बारे में कुछ धारणा थी। उन्हें तियानहाई में एक शीर्ष स्तरीय परिवार माना जाता है जो बेहतर ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर जैसे विभिन्न उद्योगों में शामिल है। हालांकि वे किसी राष्ट्र को टक्कर देने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं है, लेकिन वे निश्चित रूप से प्रमुख टाइकून हैं। बेशक चेन परिवार की तुलना में वे बहुत पीछे हैं, उनका प्रभाव व्यापार जगत तक ही सीमित है। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, उसे बाहर ले जाने दो। इसके अलावा मुझे जो परिवार की जानकारी की एक प्रति भेजें। हम, अगर मुझे सही याद है, तियानहाई में जो परिवार बाई परिवार का जागीरदार है ना? बाई परिवार को सूचित करें कि जो परिवार मेरे रास्ते में आ रहा है। किंजू के ऑर्डर देने के लिए बाहर जाने के बाद चेनिए चंचल भाव के साथ अपने कार्यालय की कुर्सी पर अकेले बैठे थे।
भले ही फेंग हुआन को पहले नहीं पता था कि चेन परिवार कितना शक्तिशाली है, उसे कल रात की घटनाओं के बाद पता होना चाहिए। फिर भी उसने अपनी रूममेट और इस महिला जो जिन्यू को शामिल करना चुना। क्या उन्हें इस बात का डर नहीं था कि मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा? ऐसा लगता है कि वह इतना ईमानदार नहीं है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी माध्यम का सहारा ले रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप नियति के बच्चे हैं। 6B युवा मास्टर। जैसे ही किंजू ने दरवाजे में प्रवेश किया, उसने चेन्ये को सोच में खोया हुआ देखा। उसके मन में क्या था, इसके बारे में अनिश्चित होने पर वह उसे याद दिलाने के लिए बोली, हम सिस्टर जू, क्या कोई बात है? चेन्ये तुरंत वास्तविकता में वापस आ गया। फेंग हुआन का पक्ष देखने वाले लोगों ने एक वीडियो वापस भेजा। यह महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए मैं इसे आपके देखने के लिए लाया हूं। जैसे ही किंजुए ने बात की, उसने चेन्ये के सामने एक वीडियो फाइल को कंप्यूटर में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि वह कभी नहीं समझ पाई कि चेन्ये फेंग हुआन नाम के उस बच्चे को क्यों निशाना बनाएगी। जब तक यंग मास्टर ऐसा करना चाहता था, वह इसे लगन से अंजाम देती थी। उसने किंजू के सुंदर लेकिन ठंडे चेहरे, उसके संपूर्ण स्कर्फ फिगर और काले मोजा में लिपटी उसकी जांघों को देखा। वह चेन्ये के पास झुक गई, उसकी पतली उंगलियां कंप्यूटर की चाबियों पर तेजी से घूम रही थी, उसकी पानी भरी आंखें स्क्रीन पर ध्यान से देख रही थीं। फिर उसने सिस्टम की चेतावनी के बारे में सोचा कि वह उस कमीने फेंग हुआन द्वारा मारी जा सकती है। चेन्ये मदद नहीं कर सकी, लेकिन दया के साथ उसके सुंदर चेहरे को धीरे से सहलाया। चिकना, कोमल और ठंडा। किंजू को उसके स्पर्श से असहजता या प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा और पूछा, यह क्या है यंग मास्टर? ये कुछ भी नहीं है, मैं बस यही सोच रहा था कि कितना अच्छा होगा अगर तुम हमेशा मेरे साथ रह सको। आप क्या कह रहे हैं यंग मास्टर? मैं किंजू, जीवन में आपका हूं और मृत्यु में मैं आपका हूं। किंजू ने बेहद गंभीरता से बात की, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, चेन्ये ने अपनी तर्जनी उसके होठों पर रख दी। तुम्हें मरने की अनुमति नहीं है, यह एक आदेश है। चेन्ये ने उसे कड़ी फटकार लगाई। हाँ युवा मास्टर, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। किंजू को भावनाओं में उछाल महसूस हुआ। आमतौर पर उसने चेन्ये को ही विभिन्न लड़कियों के साथ रंगरेलियां मनाते देखा था, लेकिन उसने उसे कभी इतना गंभीर नहीं देखा था। जब यंग मास्टर गंभीर था तो वह सचमुच बहुत सुंदर था। किंजू का चेहरा तुरंत सेब की तरह लाल हो गया, शर्म से लाल हो गया। वह अपने चेहरे को अपने हाथ से हवा करने से नहीं रोक सकी और विषय बदल दिया। मैं भी अभी यहाँ भागा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा गर्म हूँ। लेकिन उसके दिल में उथल पुथल मच गई। मैं क्या सोच रहा हूँ? वह यंग मास्टर है, मेरी हैसियत का कोई व्यक्ति कभी उसके योग्य कैसे हो सकता है? जब तक मैं उसके पक्ष में खड़े रहने और हर समय उसकी पीठ और प्रोफाइल देखने के योग्य हूँ, मैं संतुष्ट रहूंगा। किंजू ने गुप्त रूप से शपथ ली, जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं कभी भी किसी को यंग मास्टर के सिर के एक भी बाल को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। यंग मास्टर जो भी चाहेगा, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं उसके लिए वो सब हासिल करूंगा। अस्थायी हिरासत केंद्र के अंदर चोटिल और सूजे हुए चेहरे के साथ फेंग हुआन ने दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ पिछली रात की घटनाओं को याद किया। उसके सामने एक बच्चे जैसी शक्ल वाली लड़की बैठी थी। उसके खुले हुए काले बालों में एक सुंदर क्लिप और एक प्यारी सी मुस्कान थी, जो एक सामान्य अच्छी लड़की की तरह लग रही थी। हालांकि उसके कपड़ों और साथ सामान को देखते हुए वह निश्चित रूप से एक धनी परिवार से थी। फेंग शुआन की कहानी सुनकर लड़की बेहद क्रोधित लग रही थी। उसने डेस्क पर थप्पड़ मारा और कहा, आप पहले रेन यूमिन के प्रति इतने अच्छे थे, वह आपकी दयालुता का बदला इतनी कृतज्ञता से कैसे चुका सकती है? और वह चेन्ये, जब हम स्कूल में थे, मुझे लगता था कि वह एक बहुत अच्छा इंसान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना घृणित काम करेगा। क्या कोई कानून और व्यवस्था नहीं बची है? उसने फेंग हुआन को असंतोष और हृदय वेदना के मिश्रण से देखते हुए जारी रखा। तुम्हें मुझे कल रात इस बारे में बताना चाहिए था, तब तुम्हें पूरी रात यहाँ कष्ट नहीं झेलना पड़ता। यदि तुम्हारी रूममेट ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम मुसीबत में हो। भविष्य में इतना मूर्ख मत बनो, ठीक है? उस तरह की महिला के लिए यह इसके लायक नहीं है। यह कोई बड़ी बात नहीं थी और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। अगर उन्होंने इस बात पर जोर नहीं दिया होता कि मैं अपने परिवार को सूचित करूं, तो मैं अपने रूममेट से संपर्क भी नहीं करता। फेंग हुआन ने असहाय होकर कहा। ये सुनकर जो जिन्यू को स्वाभाविक रूप से और भी अधिक व्यथित महसूस हुआ। कुछ और क्षणों की कोमल चिंता के बाद उसने कहा, चिंता मत करो, उन्होंने तुम पर जो आरोप लगाए हैं वे गंभीर नहीं है। मैं किसी से मदद मांगूंगी और मैं तुम्हें थोड़ी देर में बाहर निकालने में सक्षम हो जाऊंगी। उन शब्दों को सुनकर फेंग हुआन को अंततः राहत की अनुभूति महसूस हुई। हालांकि सतह पर उसने गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई और कमरे के चारों ओर नजर डाली। जो जिन्यू तुरंत समझ गया और उसने तुरंत कहा, चिंता मत करो, इस कमरे में सुनने या रिकॉर्ड करने का कोई उपकरण नहीं है। ये पूरी तरह से निजी है। आपको जो भी चिंता हो आप मुझे बता सकते हैं। ये सुनकर फेंग हुआन ने अपनी आवाज धीमी की और रहस्यमय तरीके से कहा, वास्तव में चेन्ये ने मुझे फंसाया और मुझे यहाँ लाने का कारण रेन यूमिन नहीं है। एक और कारण है और मुझे डर है कि वह मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। दूसरा कारण, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह वास्तव में क्या है? जो जिन्यू ने तुरंत चारा उठाया और चिंता के साथ पूछा, अगर मुझे कारण पता है तो मेरे लिए तुम्हें बाहर निकालने के लिए कुछ तार खींचना आसान होगा। क्या आप विशेष क्राउन वायरस के बारे में जानते हैं? फेंग शुआन अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए एक पल के लिए रुके, फिर एक कहानी बुनना शुरू किया। सार ये था कि जब वह कल रात होटल में उन्हें पकड़ने के लिए गया था तो उसने गलती से चेन्ये को किसी से विशेष क्राउन वायरस के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। तब उन्हें पता चला कि यह वायरस अविश्वसनीय रूप से भयानक है और वास्तव में दुनिया को नष्ट कर सकता है। इस डर से कि मामला लीक हो जाएगा, चेन्ये ने उसे बंद करने का बहाना ढूंढ लिया। उन्होंने जो कहानी बनाई वह बेतुकी थी, पिछली रात की सच्चाई से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उनका अभिनय शीर्ष स्तर का था और उन्होंने इसे बहुत विश्वसनीय बना दिया। उनका उद्देश्य जो जिन्यू को विशेष क्राउन वायरस के अस्तित्व के बारे में बताना था। यह वह योजना भी थी जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। अपनी यादों के रास्ते का उपयोग करके चेन्ये से स्टार्टअप फंड में 5 मिलियन प्राप्त करने की उनकी पिछली योजना पहले ही विफल हो चुकी थी। अब अगर उसे रिहा भी कर दिया गया तो भी उसे नहीं पता होगा कि 1 महीने में आने वाले प्रलय के दिन को कैसे संभालना है। हालांकि जो जिन्यू का परिवार धनी था, लेकिन वे बहुत सख्त थे। एक सामान्य अच्छी लड़की के रूप में वह वास्तव में जो परिवार के कई संसाधनों तक नहीं पहुंच सकी। भले ही वह बड़ी रकम लेकर आ सके, ये संभवतः जो परिवार की देखरेख में होगा, वे उसे कभी भी अपना पैसा बर्बाद नहीं करने देंगे। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। यदि वह प्रलय के दिन से पहले तैयारी करना चाहता था तो उसे जो जिन्यू से विचार प्राप्त करने होंगे। निश्चित रूप से उसकी कामचलाऊ कहानी सुनने के बाद प्रेम मस्तिष्क धनी युवा महिला जो जिन्यू ने संदेह का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने सदमे में अपना मुंह किया और बोली, तो आप कह रहे हैं कि क़यामत का दिन सच हो जा सकता है? हाँ, फेंग शुआन ने गंभीरता से कहा, जो बातें मैंने चेन्ये को कहते हुए सुनी है वे सच होनी चाहिए। चेन परिवार पहले से ही तैयारी कर रहा है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप अपने पिता से पूछ सकते हैं। बस उन्हें गोदी और लॉजिस्टिक्स कंपनियों से जांच करवाएं और उन्हें पता चल जाएगा। एक पुनर्जन्म वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें यकीन था कि चेन परिवार निश्चित रूप से प्रलय के दिन के लिए अच्छी तरह से तैयार था। अन्यथा आगे चलकर उनकी इतनी गहरी बुनियाद न होती। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से जो जिन्यू की बुद्धिमत्ता को कम करके आंका था, या बल्कि कम करके आंका था कि एक प्रेम मस्तिष्क वाली महिला के मानक कितने निचले स्तर तक जा सकते हैं जब वह अपनी भक्ति से प्रेरित हो। फेंग हुआन के शब्दों को सुनने के बाद उसकी पहली प्रवृत्ति अपने पिता से उन्हें सत्यापित करने की नहीं थी। इसके बजाय उसने उसकी यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते टिप्पणी पर ध्यान केंद्रित किया और तुरंत अपना सिर हिला दिया। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, बेशक मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, मैं तुम पर विश्वास कैसे नहीं कर सकता? तो अब क्या करे? फेंग जुआन ने एक गहरी सांस ली, चारों ओर नजर डाली और कहा, समय कठिन है, हमें पहले यहाँ से निकलने की जरूरत है।
बेशक न तो फेंग जुआन और न ही जोउ जिन्यू को पता था कि उन्होंने वहां जो कुछ भी चर्चा की उस पर नजर रखी जा रही थी और इसे किंजू द्वारा संपादित और चेन्ये को वितरित किया गया था। 7 अध्याय 7 क्या वह पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति हो सकता है? यह आदमी न केवल विशेष क्राउन वायरस के खतरे को जानता है बल्कि वह यह भी जानता है कि प्रलय का दिन निकट आ रहा है। चेन्ये ने वीडियो में फेंग हुआन द्वारा बताई गई जानकारी को देखा। उनके चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। फेंग हुआन के अतीत की लंबे समय से उनके द्वारा गहन जांच की गई थी। चाहे उनकी पृष्ठभूमि को देखें या उनके जीवन के अनुभवों को, उनके लिए विशेष क्राउन वायरस से संबंधित जानकारी के संपर्क में आना असंभव था। ज्यादा से ज्यादा उसने इसे कभी कभार समाचारों में देखा होगा, लेकिन अब यह व्यक्ति गुप्त जानकारी के बारे में कसम खाकर बात कर सकता है जिसे उसने चेन परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर ने भी हाल ही में सीखा था। चूंकि उन्होंने जो कहा उसमें अनिवार्य रूप से कोई त्रुटि नहीं थी, इसलिए यह मामला जांच के लायक था। एक पुनर्जन्मित व्यक्ति, या क्या उसने ये गुप्त जानकारी किसी अज्ञात विशेष माध्यम से सीखी? चेन ये बिल्कुल निश्चित नहीं थे, लेकिन एक बात के बारे में वह निश्चित हो सकता था कि फेंग हुआन द्वारा प्रदर्शित की गई चालाकी को देखते हुए वह निश्चित रूप से जोउ जिन्यू को वह सब कुछ नहीं बताएगा जो वह जानता था। यह बहुत संभव था कि यह साथी फेंग हुआन चेन्ये से कहीं अधिक जानता था। उदाहरण के लिए उस सपने के फूट के संबंध में चेन्ये लगभग निश्चित था कि फेंग हुआन को इसके बारे में पता था। एक पल के विचार के बाद उन्होंने कहा, सिस्टर जू जनशक्ति बढ़ाएं और उसकी हर हरकत पर नजर रखना जारी रखें। मुझे बताना याद रखें कि क्या उसका कोई और असामान्य व्यवहार है जिसमें वह स्थान भी शामिल है जहां वह जाता है। उन्हें रिकॉर्ड करें और मुझे सब कुछ रिपोर्ट करें। इसके अलावा उन्हें अभी तक नहीं जाना चाहिए था, है ना? वहां हमारे लोगों से कहें कि वे उसके लिए चीजें मुश्किल न करें। एक बार जब जो परिवार के लोग तलाश करते हुए आए तो उन्हें बताएं और उसे छोड़ दें। ये पहले से ही व्यवस्थित किया गया है। हमारे लोगों ने जोउ जिन्यू पर एक छिपा हुआ बग रखा है। यदि वह उसे कोई और जानकारी बताता है तो हम इसे सुन लेंगे। किंजू ने तुरंत उत्तर दिया, अच्छा तो मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा सिस्टर जू। ... ऐसा लगता है कि चेन्ये ने वास्तव में मुझे गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही वह हिरासत केंद्र से बाहर निकला, फेंग हुआन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चेन परिवार के सबसे बुजुर्ग युवा मास्टर को अपमानित करने के बाद उसे इतनी आसानी से रिहा कर दिया गया है। यदि यह सर्वनाश के बाद का माहौल होता तो उसे डर था कि उसे कल रात दफन स्थान के बिना मार दिया गया होता। ताज़ी हवा। फेंग जुआन ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान लौट आई। किसी को यह स्वीकार करना होगा, चेन्ये बहुत शक्तिशाली था और चेन परिवार वास्तव में विशाल और प्रभावशाली था। हालांकि उसके जैसे पुनर्जन्म वाले व्यक्ति के सामने वे उससे अधिक कुछ नहीं थे। केवल एक रात के लिए हिरासत में रहने के बाद क्या वह आसानी से अपनी संकट से बच नहीं गया था? इसके अलावा जब उन्हें रिहा किया गया तो चेन परिवार से कोई भी उन्हें परेशान करने के लिए नहीं आया। इससे पता चला सबसे पहले कि जो परिवार का चेन परिवार के सामने कुछ प्रभाव था, और दूसरी बात चेन्ये को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह बस उसे घृणा करना चाहता था। एक बार जब वह घृणित व्यवहार कर चुका तो वह स्वाभाविक रूप से इस विचार में लग गया कि अगली बार किस लड़की को लेना है या किस बार में जाकर बिल का भुगतान करना है। हे कितना घमंडी चेन्ये है, आज मुझे इतनी आसानी से छोड़ देना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। फेंग जुआन की अभिव्यक्ति में बदलाव देखकर जोउ जिन्यू जो उसके बगल में था ने सोचा कि रिहा होने के बाद वह भावनाओं से अभिभूत था, तो उसने पहल करके उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ये सब अतीत की बात है, चलो चलते हैं। अपने सामने रोल्स रॉयस को देखते हुए फेंग हुआन तुरंत मुस्कुराए और कहा, हाँ यह अतीत की बात है, चलिए हमें गंभीर व्यवसाय के बारे में बात करने की जरूरत है। ये बेहद जरूरी है। जहां तक गंभीर व्यवसाय का सवाल है तो स्वाभाविक रूप से इसमें जोउ जिन्यू से पैसे खर्च करवाना शामिल था। फेंग हुआन अच्छी तरह से जानता था कि इस महिला के मन में उसके प्रति विश्वास और प्रशंसा थी जो जुनून की हद तक थी। साफ शब्दों में कहें तो वह पूरी तरह से महिला सिंपल थी। हालांकि वह स्वयं रैन यूमिन का सहायक हुआ करता था, फेंग हुआन अन्य साधारण व्यक्तियों को तुच्छ समझता था। अब वह जोउ जिन्यू के करीब रहने का एकमात्र कारण यह था कि उस महिला के पास अभी भी उपयोगिता मूल्य था। सौभाग्य से अभी भी एक मौका है। जब तक मैं जो परिवार के समर्थन को सुरक्षित रखता हूं, मैं न केवल सर्वनाश से निपटने के लिए पर्याप्त आपूर्ति जमा कर सकता हूं बल्कि उस वस्तु को जब्त करने की सफलता दर में भी काफी वृद्धि कर सकता हूं। जब समय आएगा, चेन परिवार, हम। फेंग हुआन ने अपने पीछे डिटेंशन सेंटर पर एक भयावह नजर डाली। हालांकि उसे शायद इस बात का एहसास नहीं था कि जब वह रसातल में देख रहा था तो रसातल भी उसे घूर रहा था। भारी सुरक्षा वाली इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर काले कपड़े पहने एक व्यक्ति ने जोउ जिन्यू की कार को दूर जाते हुए देखा और उदासीनता से कहा, लक्ष्य निकल गया है, उस पर कड़ी नजर रखें। यदि आप उसे खो देते हैं या कोई महत्वपूर्ण जानकारी चूक जाते हैं तो आपको पारिवारिक अनुशासन का सामना करना पड़ेगा। हाँ ... अगले दिन चेन्ये अभी उठ रही थी कि उन्होंने एक दिलचस्प खबर सुनी। आप कह रहे हैं कि जो परिवार ने कल रात अचानक कार्रवाई की, हमारे लिए आरक्षित की जाने वाली कई आपूर्तियों को रोक दिया और बड़ी मात्रा में नुकसान का भुगतान किया। चेनमिंग को देखते हुए जो समाचार रिपोर्ट करने आए थे, चेन्ये के चेहरे पर एक दिलचस्पी भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। क्या जो परिवार नहीं जानता कि ये वे वस्तुएं हैं जो हम चाहते हैं? वे जानते हैं, चेनमिंग ने तुरंत कहा। हमारी आपूर्ति की बड़े पैमाने पर खरीद और गोदामों की खरीद आम लोगों को अजीब नहीं लग सकती है, लेकिन इन स्थानीय बिजली घरों ने ध्यान दिया होगा। आमतौर पर वे हमारे चेन परिवार के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन आज मुझे नहीं पता कि किस तरह का पागलपन उन पर हावी हो गया है। पागलपन? जरूरी नहीं कि वे पागल हों, चेन्ये ने मुस्कुराते हुए कहा। कल के आंकड़ों को देखते हुए हमारे पास जल्द ही तियानहाई में बहुत अधिक आपूर्ति आने वाली है और हम वर्तमान में उन्हें संग्रहित करने के लिए गोदामों की तलाश कर रहे हैं, है ना? चेनमिंग ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और न जाने क्यों उसने अचानक इस बारे में फिर से पूछा। उन्होंने जल्दी से कहा, हाँ अभी हमारे पास पर्याप्त गोदाम नहीं है, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें यंग मास्टर, सभी आपूर्ति आने से पहले हमें निश्चित रूप से पर्याप्त जगह मिल जाएगी। अब देखने की जरूरत नहीं है। चेन्ये ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार जो परिवार बड़े व्यवसाय में है उनके गोदाम पर्याप्त होने चाहिए, ठीक है। चूंकि वे जमाखोरी में हमारी मदद करना चाहते हैं, उन्हें अभी रहने दीजिए। जब वे जमाखोरी पूरी कर लेंगे तो हम किसी को भेजकर कार्यभार संभाल लेंगे। यह उनके द्वारा देय क्षतिपूर्ति राशि पहले ही हस्तांतरित कर दी गई है। यदि हम अभी ऐसा करते हैं तो क्या यह अनुचित होगा? चेनमिंग ने कुछ चिंता के साथ कहा। इस दुनिया में कोई भी मेरे चेन परिवार से संबंधित चीजों को रखने की हिम्मत नहीं करता है। चूंकि उन्होंने बाग की मूंछों पर हाथ फेरने की हिम्मत की है, इसलिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या उन्हें लगता है कि वे इसे केवल कुछ निश्चित खजाना देकर सुलझा सकते हैं? ये बहुत आसान होगा। चेनमिंग स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में सदमे की चमक आ गई और उसने तुरंत कहा, मैं समझता हूं। उनके जाने के बाद चेन्ये ने एक पल के लिए सोचा, फिर उठे, कमरे से बाहर निकले और लिफ्ट से 19वीं भूमिगत मंजिल पर चले गए। जिंगफेंग समूह के भूमिगत बंकर में कुल 24 मंजिलें हैं। 20वीं मंजिल से शुरू होकर नीचे की हर चीज को जैविक प्रयोगशालाओं में बदल दिया गया है, जिसका उपयोग वर्तमान में मुख्य रूप से विशेष क्राउन वायरस पर शोध के लिए किया जाता है। उन्होंने उस दिन पहले ही 19वीं से नीचे की मंजिलों को सील करने का आदेश दे दिया था, इसलिए अब यहाँ आना इसलिए नहीं था क्योंकि वह नीचे जाकर उत्साह की तलाश करना चाहते थे, बल्कि उसे अपने ही घोंसले में नियति के एक और बच्चे सुयान को देखने के लिए कुछ खाली समय मिला। वह वर्तमान में पूरी प्रयोगशाला में सबसे अजीब संक्रमित व्यक्ति थी, जिसे शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञानियों के एक समूह ने अद्भुत परिवर्ती कहा था। इसलिए चेन्ये के विशेष ध्यान के बिना भी वह पहले से ही प्रयोगशाला में एक प्रमुख अनुसंधान और अवलोकन विषय थी। लेकिन चूंकि वह सिस्टम द्वारा प्रमाणित नियति की संतान थी, इसका मतलब था कि यह जगह निश्चित रूप से उसे रोक नहीं सकती थी।
संक्रमित नंबर 31 का सारा डेटा मुझे ढूंढो, साथ ही खुद को तैयार करो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। 8 अध्याय 8 शांत निराशा। 14 अक्टूबर सुबह 9 बजे रक्त का नमूना लिया गया, 400 मिलीलीटर रक्त निकाला गया। 14 अक्टूबर 10:20 पूर्वाह्न एपिडेमल ऊतक का नमूना लिया गया, रोगी का उत्साह कम था। 14 अक्टूबर पूर्वाह्न 11 बजे रोगी भावनात्मक रूप से उत्तेजित था, आत्म नुकसान की प्रवृत्ति के साथ हिंसक व्यवहार कर रहा था, शामक की 7 खुराकें इंजेक्ट की गईं। अक्टूबर चेन्नई ने सुयान के संबंध में कल के प्रायोगिक लॉग को देखा, उसकी अभिव्यक्ति पानी की तरह भारी थी। चैन परिवार की निजी प्रयोगशाला के शोधकर्ता दुनिया भर से चैन परिवार के नाम से पहले बायोमेडिकल कंपनी द्वारा भर्ती किए गए सभी शीर्ष जीव विज्ञानी थे। जीव विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा संबंधित भागों में प्रयोगों में अनिवार्य रूप से मानव विषयों को शामिल किया जाता है। इनमें से कई लोग यहाँ पैसे के लिए नहीं आए थे, बल्कि इसलिए आए थे क्योंकि चैन परिवार के पास इतनी शक्ति थी कि वे उन्हें कानून के बंधनों से बच सकें और जो चाहे कर सकें। दूसरे शब्दों में कई शोधकर्ता मूल रूप से वैज्ञानिक पागल थे जिनका कोई नैतिक आधार नहीं था। प्रयोगशाला में सुयान जैसे अर्ध उत्परिवर्ती का होना, जो वायरस से संक्रमित था लेकिन पूरी तरह से उत्परिवर्तित नहीं हुआ था, रहस्यमय विशेष क्राउन वायरस का अध्ययन करने के जुनूनी इन पागलों के लिए स्वाभाविक रूप से एक अत्यंत दुर्लभ शोध विषय था। हर कोई शोध के लिए उससे कुछ नमूने लेना चाहता था। जहां तक सुयान की अपनी भावनाओं का सवाल है, इन लोगों को तब तक कोई परवाह नहीं थी जब तक उन्होंने उसे मार नहीं डाला। रक्त विश्लेषण प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक बार में उससे 400 मिलीलीटर रक्त निकाला, और यह कोई अलग मामला नहीं था, वे लगभग हर दिन इतना खून बहाते थे। यदि यह गाय होती तो कुछ दिनों बाद अनीमिया से मर जाती। ये केवल इसलिए था क्योंकि सुयान एक अर्ध उत्परिवर्ती के रूप में बेहद खास और लचीली थी। शोधकर्ताओं ने उसे अपने अल्ट्राफास्ट चयापचय के साथ हर दिन बड़ी मात्रा में मांस और विशेष रूप से तैयार पोषक तत्व प्रदान किए, जिससे वह लगातार रक्त का उत्पादन कर सकी और अब तक जीवित रह सकी। और इन लोगों की विकृति ये थी कि वे तुलनात्मक प्रयोगात्मक विश्लेषण के लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए कभी कभी उसे कच्चा मांस भी खिला देते थे। हालांकि सुयान एक अर्ध उत्परिवर्ती थी, प्रायोगिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सोच और आदतों के मामले में उसके और एक सामान्य व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं था। सिर्फ एक प्रयोग के लिए किसी को जंगली की तरह रहने और कच्चा मांस खाने के लिए मजबूर करना क्या ये पाप नहीं है? खुद को सुयान के स्थान पर रखते हुए और प्रायोगिक रिपोर्ट को देखते हुए चैन्य केवल शांत निराशा की भावना महसूस कर सकते थे। यदि यह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति होता तो चैन्य स्वाभाविक रूप से इस बात की परवाह नहीं करते कि ये शोधकर्ता क्या पाप कर रहे थे। आखिरकार अंततः उन्होंने जो भी शोध किया उसे उन्हें ही लाभ होगा। लेकिन सुयान नियति की एक प्रणाली प्रमाणित संतान थी। यदि चैन्य ने हस्तक्षेप नहीं किया तो वह निश्चित रूप से भविष्य में यहाँ से भाग जाएगी। प्रायोगिक लॉग में इन शोधकर्ताओं ने उसके साथ क्या किया, इसे देखते हुए यदि वह वास्तव में बच गई तो भविष्य में चैन परिवार के पास एक बेहद भयानक दुश्मन होगा। युवा मास्टर विषय 31 के साथ वीडियो कॉल तैयार है, क्या मुझे इसे अभी कनेक्ट करना चाहिए? एक सुसज्जित गार्ड ने आदरपूर्वक कहा। थोड़ी झिझक के बाद चैन्य ने सिर हिलाया और कहा, इसे कनेक्ट करो। ये सुनकर गार्ड ने तुरंत कीबोर्ड पर कुछ चाबियां दबा दी और फिर चैन्य के सामने स्क्रीन पर एक चमकदार प्रयोगशाला दिखाई दी। चैन्य की नजर तुरंत कोने में बैठी एक कमजोर आकृति पर पड़ी, जिसके घुटने उसकी छाती से चिपके हुए थे। उसने केवल एक साधारण सफेद शर्ट और एक जोड़ी गर्म पैंट पहनी थी। उसकी खुली जांघें और बाहें असामान्य रूप से पीले होने के अलावा एक सामान्य व्यक्ति से लगभग अप्रभेद्य थी। केवल उसके रूप को देखकर उसके लिए इस कमजोर दिखने वाली महिला को उन घृणित म्यूटेंट के साथ जोड़ना वास्तव में कठिन था। उसी समय एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सामने आया। सुयान गरीबी में पली बड़ी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार दिया। छोटी उम्र से ही अपने परिवार की कठिनाइयों को जानने के बाद वह बहुत महत्वाकांक्षी थी और पढ़ने के लिए तियानाई आकर देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक में दाखिला लिया था। हालांकि जैसे ही वह अपनी पढ़ाई पूरी करने वाली थी, वह विशेष क्राउन वायरस से संक्रमित हो गई। एक अद्वितीय अर्ध उत्परिवर्ती के रूप में उसे चैन परिवार की जैविक प्रयोगशाला द्वारा लक्षित किया गया और एक बंकर में खींच लिया गया। अंतहीन शोध और यातना के कारण उसके व्यक्तित्व में भारी बदलाव आया। एक दिन तक उसके भीतर बढ़ती शक्ति का मतलब था कि बंकर अब उसे रोक नहीं सकता था। लेकिन जब वह अपने पिंजरे से बाहर निकली तो उसे पता चला कि उसके माता पिता और रिश्तेदार उसमें मर गए थे। बुरी खबर आखिरी तिनके की तरह थी, जिसने उसकी आत्मा को पूरी तरह से कुचल दिया। उसके विवेक का अंतिम टुकड़ा, इस दुनिया में सभी गंदे प्राणियों को मारने की कसम खाए मृत्यु उतर आई थी। चैन्य बिल्कुल निश्चित नहीं थे कि सिस्टम के व्यक्तिगत पैनल के लिए ट्रिगर स्थितियां क्या थीं। किंजू के अलावा यह दूसरी बार था जब उसने किसी चरित्र कार्ड के समान संकेत दिया था। यहाँ तक कि नियति के बच्चे के रूप में फेंग हुआन को भी यह उपचार नहीं मिला। लेकिन इससे वास्तव में नियति की संतान सुयान का सामना करते समय चैन्य के लिए अन्वेषण की लागत बहुत कम हो गई, क्योंकि उसका पूरा जीवन मूल रूप से खर्च हो चुका था। उनका कार्य सुयान के जीवन पथ को बदलना था। एक बार जब उसे उसका मूल मार्ग मिल जाए तो उसे बदलना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि अपने सामने मौजूद जानकारी को देखकर चैन्य आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि सिस्टम प्रॉम्प्ट में उल्लिखित अंतहीन अनुसंधान और यातना केवल कुछ शब्द थे, चैन्य वास्तव में प्रायोगिक लॉग को पढ़ने के बाद उन शब्दों के पीछे की खूनी और भयानक वास्तविकता को अच्छी तरह से जानते थे। ये बहुत दुखद था। बेशक वह बस एक क्षणभंगुर भावना व्यक्त कर रहा था, उसे वास्तव में कोई अपराधबोध महसूस नहीं हुआ। एक दयालु व्यक्ति सेना का नेतृत्व नहीं कर सकता और एक धर्मी व्यक्ति धन का प्रबंधन नहीं कर सकता। उच्च पदों पर बैठे लोगों को ठंडे दिल वाला होना चाहिए। चैन्य में यही कमी सबसे कम थी। जैसे ही वह आहें भर रहा था, वीडियो से आवाज आई, खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ। भोजन का समय। प्रयोगशाला के कर्मचारियों को पता था कि सबसे बड़े युवा मास्टर इस उत्परिवर्ती को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिना बताए सक्रिय रूप से कांच की दीवार पर दस्तक दी। शीशे की ओर पीट करके बैठी महिला ने धीरे से अपना सिर घुमाया। जब उसने उसकी प्रोफाइल देखी तो चैन्य के दिमाग में पहला शब्द आया, सुंदर। सुयान का चेहरा बिना किसी दोष के लगभग पूर्ण था, बशर्ते वह केवल इसका आधा हिस्सा ही देखे। एक बार जब उसने उसका पूरा चेहरा देखा तो चैन्य जैसे प्रतिष्ठित परिवार का एक युवा मास्टर भी, जिसने सब कुछ देखा था, अपनी सांसें रोक नहीं सका। सुयान के चेहरे के बाएं हिस्से को दोषरहित बताया जा सकता है, लेकिन दाहिना हिस्सा राक्षसी जाल की तरह काली रेखाओं से ढका हुआ था। ये पंक्तियां बेहद जटिल थीं। गहरे बैंगनी रंग की रोशनी की चमक उसकी सांसों के साथ लयबद्ध रूप से दिखाई देती थी, जिससे वे रहस्यमय और भयानक लगती थीं। वे जितना नीचे जाते गए, रेखाएं उतनी ही घनी होती गईं। उसके चेहरे पर वे अभी भी अलग अलग रेखाएं थीं, लेकिन एक बार जब वे उसकी गर्दन के नीचे फैल गईं तो वे पूरी तरह से स्याही की तरह काले द्रव्यमान में विलीन हो गईं। हालांकि अगर चैन्य ने पहले केवल यही सोचा था कि उसका प्रोफाइल सुंदर था, तो उसका पूरा चेहरा देखने के बाद उसका मूल्यांकन था उत्तम। उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढकने वाली काली रेखाएं उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं लाती थी। इसके बजाय उन्होंने रहस्य और मोहकता का स्पर्श जोड़ा, जिससे उसे पूर्णता की अवर्णनीय सुंदरता मिली। हतारांकनो सुशीसु। जैसे ही चैन्य ने उसका अभिवादन किया तो उसकी आंखों में आश्चर्य की एक किरण चमक उठी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मौन। सुयान की नजर स्टाफ सदस्य से हटकर चैन्य पर पड़ी। उसने उसे स्क्रीन के माध्यम से फीकी भूतिया निगाहों से देखा और कुछ नहीं बोली। चैन्य ने बुरा नहीं माना और जारी रखा, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं चैन्य हूँ। जहां तक मेरी पहचान की बात है, आप मुझे इस जगह का मालिक मान सकते हैं। आखिरकार उसकी असामान्य पीली बैंगनी आंखों में कुछ हरकत हुई। सुयान ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा और फिर कुछ कर्कश आवाज में बोली, मुझे बाहर जाने दो। ऐसा कोई दिन आएगा, लेकिन आज नहीं। चैन्य ने कंधे उचकाए और असहाय होकर कहा, आप में कुछ बहुत ही खतरनाक वायरस है, जैसा कि आपको स्वयं जानना चाहिए। अगर मैंने आपको बाहर जाने दिया तो मुझे डर है कि यह अनगिनत लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। मैं उन राक्षसों की तरह नहीं हूँ। सुयान की कमजोर मूर्ति धीरे धीरे कड़ी हो गई। उसने जिन राक्षसों का उल्लेख किया वे निश्चित रूप से प्रयोगशाला में वायरस से संक्रमित अन्य म्यूटेंट थे।
उसी भूमिगत प्रयोगशाला में रहते हुए उसने स्वाभाविक रूप से देखा था कि असली म्यूटेंट कैसे दिखते थे। लेकिन आपके शरीर में वायरस एक ही है। चेन ये समय बर्बाद करने के लिए यहाँ नहीं थे। उसकी अवास्तविक धारणाओं को दूर करने के लिए तथ्य बताने के बाद उन्होंने आगे कहा, मैंने प्रयोगात्मक लॉ को देखा। इस प्रयोगशाला में शोधकर्ताओं ने पहले आपके साथ जो किया वह उल्लंघन था। उन्हें ठीक से नहीं रोकना मेरी गलती है। मुझे खेद है कि आपके साथ यहाँ गलत व्यवहार किया गया। मैं उन कुछ लोगों से निपटूंगा जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है और आपको न्याय दूंगा। हालांकि मैं अभी भी आपको जाने नहीं दे सकता, लेकिन मैं वादा कर सकता हूं कि आज से आपको वह इलाज मिलेगा जो एक मरीज को मिलना चाहिए, न कि बिना किसी गरिमा के प्रयोगशाला चूहे की तरह अध्ययन और प्रयोग किया जाएगा। मुआवजे के रूप में आप कुछ अनुरोध कर सकते हैं और मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। सुयान ने कुछ देर तक उसे घूरकर देखा और फिर धीरे से कहा, मैं अपनी माँ और पिताजी को देखना चाहती हूँ। वह मूर्ख नहीं थी। नियमों का उल्लंघन करने वालों से निपटने के बारे में चेन ने जो कहा उस पर स्वाभाविक रूप से उसे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब से उसने उसे अनुरोध करने की अनुमति दी, वह मदद नहीं कर सकी लेकिन कोशिश करना चाहती थी। ठीक है, आप उन्हें 3 दिनों के भीतर देखेंगे। चेन बिना सोचे समझे सहमत हो गए। सुयान स्तब्ध थी। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक झलक रही थी। वह वास्तव में सहमत थे। डिंग, कार्य प्रगति अपडेट की गई। सुयान की आपके प्रति अनुकूलता जोड़ 10 भाग्य प्रक्षेप 0.1% स्थानांतरित हुआ। अपने सामने सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखते हुए चेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। जैसा मैंने सोचा था, लेकिन अगले सिस्टम प्रॉम्प्ट ने उसे स्थिर कर दिया और तुरंत उसकी सांसें थोड़ी भारी हो गईं। 9 अध्याय 9 सिस्टम पुरस्कार वायरस प्रतिरक्षा। डिंग, भाग्य के बच्चे सुयान के जीवन पथ को सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया। इनाम, विशेष राउंड वायरस प्रतिरक्षा संविधान। उसके सामने आने वाले सिस्टम इनाम ने चेन को एक पल के लिए अपनी जगह पर स्थिर कर दिया। फेंग हुआन और सुयान के लिए सिस्टम के कार्य अलग अलग थे। एक के लिए उसे लक्ष्य को मारना था, जबकि दूसरे के लिए उसे अपने जीवन पथ को बदलना था। चेन इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। इस प्रकार फेंग हुआन के साथ व्यवहार करते समय उसे फेंग हुआन की नाराजगी का सामना करना पड़ा। जितनी अधिक नाराजगी थी, फेंग हुआन को मारने में उसकी सफलता दर उतनी ही अधिक थी। अंतिम इनाम अनिवार्य रूप से फेंग हुआन को मारने के बाद ही छोड़ा जाएगा। यहाँ तक कि सिस्टम पैनल पर हत्या की संभावना भी उसे प्राप्त होने वाले अंतिम इनाम को प्रभावित कर सकती है। चाहे वह 1% हो या 100%, वह वास्तव में फेंग हुआन को मारने में आश्वस्त था। आखिरकार पूर्ण शक्ति और शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। लेकिन अलग अलग संभावनाओं के आधार पर फेंग हुआन को मारने का सिस्टम द्वारा निश्चित रूप से अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए वह काफी समय से मानसिक रूप से तैयार थे, इसलिए उसे अभी फेंग हुआन को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन इस समय सुयान की स्थिति ने उसे क्षण भर के लिए अनुत्तरदायी बना दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि फेंग जुआन के पक्ष को बड़ी फसल के लिए वध करने से पहले मोटा किया जा सकता है, जबकि सुयान के पक्ष को जीते जाने पर पुरस्कार दिए जा सकते हैं? चेन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि वास्तव में मामला यही था। ऐसा लगता है कि सिस्टम में भाग्य के विभिन्न बच्चों के लिए अलग अलग इनाम योजनाएं हैं। बेशक ये भी संभव है कि सुयान एक अपवाद है। मैं इसे नोट कर सकता हूं और बाद में देख सकता हूं। मुद्दे पर ध्यान दिए बिना चेन ने अपना ध्यान सिस्टम इनाम पर केंद्रित किया। विशेष राउंड वायरस प्रतिरक्षा संविधान। ये कहना होगा कि यह इनाम इस स्तर पर उनकी आवश्यकताओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अब उसके पास न तो शक्ति की कमी थी और न ही धन की, लेकिन विशेष राउंड वायरस कुछ ऐसा था जिसने सभी पर अंधाधुंध हमला किया। वर्तमान में बड़ी संख्या में लोग पहले ही इस प्रकार के वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, हालांकि अल्पावधि में लक्षण अभी तक सामने नहीं आए हैं। एक बार जब वायरस फैल गया तो चाहे किसी के पास कितनी भी शक्ति हो, कोई इलाज नहीं होगा। हालांकि प्रयोगशाला ने पहले ही ऐसे व्यक्तियों की खोज कर ली थी जो संक्रमित थे और प्रकोप के बाद प्रभावित रहे। ऐसे व्यक्तियों की संख्या सभी संक्रमित लोगों में से 10% से भी कम थी। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वे उस 10वें हिस्से में होंगे। चेन कोई अपवाद नहीं था। इस प्रतिरक्षा संविधान ने प्रभावी रूप से उसे एक अजय स्वर्णिम शरीर प्रदान किया। इसका मतलब यह हुआ कि अब उसे वायरस से संक्रमित होने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर वह निचली मंजिलों पर जैविक प्रयोगशालाओं में बिना किसी सुरक्षा के अपनी मर्जी से प्रवेश करता और बाहर निकलता तो भी कोई समस्या नहीं होती। इसके अलावा इस संविधान के लाभ संभवतः इससे भी आगे बढ़ गए। चेन ने सुयान के संबंध में प्रयोगात्मक लॉ को याद किया। इसके अलावा कि हर दिन उसका अध्ययन कैसे किया जाता था, उन्होंने स्वाभाविक रूप से कई तरीकों को दर्ज किया जिसमें सुयान आम लोगों से भिन्न थी। संक्रमण के बाद सामान्य मानवीय सोच को बनाए रखने में सक्षम होने के अलावा सुयान की सबसे बड़ी विशेषता संक्रमण के बाद प्राप्त हुई भयानक अलौकिक शक्ति थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस महिला की ताकत अब टनों में मापी गई थी। उस दुबले पतले शरीर के भीतर एक राक्षसी ताकत छिपी हुई थी जो नंगे हाथों से बाघों और तेंदुओं को फाड़ने में सक्षम थी। इसने शारीरिक सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन शीर्ष विशेषज्ञों ने बिना कोई कारण खोजे इतने लंबे समय तक इसका अध्ययन किया था, केवल इसे अस्थायी रूप से एक अज्ञात उत्परिवर्तन लक्षण के रूप में वर्गीकृत किया था। इसके अलावा इस लक्षण के तीव्र होने की प्रवृत्ति देखी गई। कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि सुयान न केवल उन 10% लोगों का हिस्सा थी जो वायरस से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए बिना उत्परिवर्तित हुए, बल्कि उस समूह के भीतर एक अत्यंत दुर्लभ मामला था जो अपने स्वयं के संविधान को फिर से बनाने के लिए वायरस का उपयोग कर सकता था। कुछ साहसी शोधकर्ताओं ने एक इवॉल्वर सिद्धांत भी प्रस्तावित किया। हवा से प्रकट हुआ यह विशेष राउंड वायरस 90% मानवता को खत्म कर देगा, 10% श्रेष्ठ मानव व्यक्तियों को छोड़ देगा और इन व्यक्तियों के बीच एक छोटा सा हिस्सा कट्टरपंथी विकास के लिए वायरस का उपयोग कर सकता है। अंततः ये सफलतापूर्वक विकसित लोग बचे हुए श्रेष्ठ व्यक्तियों को एक नए युग में ले जाएंगे। यदि इन विशेषज्ञों की अकलें सही थी तो भविष्य की दुनिया अनिवार्य रूप से इन इवॉल्वर्स की होगी। और विकसित होने के लिए किसी को अनिवार्य रूप से विशेष राउंड वायरस के संपर्क में आने की आवश्यकता होगी या यहाँ तक कि इसे सक्रिय रूप से स्वीकार करना होगा। सामान्य परिस्थितियों में यह आत्महत्या से अलग नहीं था, लेकिन अब चीजें अलग थीं। वायरस प्रतिरक्षा संविधान के साथ चेन बिना किसी हिचकिचाहट के वायरस के संपर्क में आ सकता है। यह एक सीमा थी, इसे पार करने के बाद ही कोई भविष्य के बारे में बात करने के योग्य होगा। हालांकि चेन ने अनुमान लगाया कि प्रलय के दिन में भी वह संभवतः उन बदकिस्मत लोगों में से एक नहीं होगा जो वायरस से संक्रमित होने के बाद परिवर्तित हो गए। लेकिन वह सिर्फ एक अनुमान था। अब सिस्टम ने उसे उस सीमा को पार करने में मदद की थी जो जल्द ही दुनिया भर में 90% मानवता को फिल्टर कर देगी। इस अचानक हुई फसल ने चेन को अगले कुछ दिनों तक अच्छे मूड में रखा। परिवार की सामग्री भंडारण योजना को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करते हुए जिनफेंग समूह के जमीनी हिस्से ने अंततः ओवरटाइम काम करके अपना नवीनीकरण पूरा कर लिया। सबसे बड़े युवा मास्टर के रूप में उन्हें अब बंकर में नहीं रहना पड़ा और वे सीधे जिनफेंग बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर चले गए। सतह पर हालांकि यह इमारत पहले से अलग नहीं दिखती थी। आंतरिक भाग को लोहे की बाल्टी की तरह ठोस किले में तब्दील कर दिया गया था और इमारत में तैनात चेन फैमिली गार्ड टीमों की संख्या 3000 से अधिक हो गई है। रक्षा के लिए विभिन्न प्रमुख मार्गों पर गुप्त रूप से बिखरे हुए कर्मियों के साथ सहयोग। तियानहाई शहर में चेन परिवार की ताकत पहले ही भारी संयुक्त हथियार ब्रिगेड की स्थापना से अधिक हो गई थी। यहाँ तक कि विभिन्न भारी उपकरण भी शहर में लाए गए थे। क्योंकि शहर में प्रवेश इतना स्पष्ट था, इससे तियानहाई के निवासी कुछ समय के लिए काफी घबरा गए। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान में उसके हाथ में जो शक्ति है वह इस महानगर को ग्रेजिया में सबसे प्रमुख केवल एक आदेश के साथ जब्त कर सकता है। यह आवश्यक ही नहीं था। शीर्ष मंजिल पर कांच के पर्दे की दीवार के सामने खड़े होकर चेन ने चुपचाप नीचे के हलचल भरे शहर को देखा, जबकि किंजुए ने उसके पीछे विभिन्न पार्टियों से जानकारी दी।
इस जानकारी को चेन फैमिली के थिंक टैंक द्वारा फिल्टर और सारांशित किया गया था। उसे केवल इसके बारे में जागरूक होने की आवश्यकता थी और अधिकांश भाग के लिए उसे कोई राय देने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक किंजुए ने एक निश्चित मामले का उल्लेख नहीं किया। तो आप कह रहे हैं कि बाई परिवार जो परिवार को छोड़ने के लिए सहमत हो गया है? हाँ, बाई परिवार शुरू में अनिच्छुक था, लेकिन आखिरकार उनका प्रभाव दक्षिण में है और वे ऐसे महत्वपूर्ण समय में हमारे साथ टकराव नहीं करना चाहते हैं। कई दौर की बातचीत के बाद परिवार ने दक्षिण में कुछ रुचि दिखाई और बाई परिवार नम पड़ गया। किंजू ने बिना कुछ सोचे समझे कहा। फेंग जुआन को हिरासत केंद्र छोड़े हुए कितने दिन हो गए हैं? चेन ये ने दिलचस्पी से पूछा। 5 दिन हो गए। किंजू ने टैबलेट पर 2 बार अपना हाथ घुमाया और डेटा का एक और सेट खींच लिया। जिन लोगों को हमने उसे देखने के लिए भेजा था, उनकी रिपोर्टों के अनुसार उसने इन कुछ दिनों में लगभग सभी दिन जो परिवार को सामग्री संग्रह में सहायता करने में बिताए हैं। कभी कभी वह खरीदारी के लिए जो जिन्यू के साथ बाहर जाता है। अब तक कोई असामान्य गतिविधि नहीं पाई गई है। वैसे जो परिवार के हालिया सामग्री संग्रह प्रयासों का हमारी योजना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। हमारे द्वारा मूल रूप से आरक्षित की गई लगभग 22% सामग्रियों को जो परिवार द्वारा रोक लिया गया था। हमारी संग्रह योजना मूल रूप से त्यानहाई की सामान्य आपूर्ति को प्रभावित किए बिना तैयार की गई थी, लेकिन अब जब जो परिवार ने हस्तक्षेप किया है, तो नीचे के लोगों को निर्धारित योजना को पूरा करने के लिए सामग्री एकत्र करने के लिए और अधिक आक्रामक साधनों का उपयोग करना पड़ा है। इससे हाल ही में त्यानहाई में कुछ सामग्रियों की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि जल्द ही परेशानी पैदा हो जाएगी। उसके पास और 5 आरामदायक दिन है, अब समय आ गया है। चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बड़ी आपदा के दौरान जमाखोरी और मुनाफाखोरी प्राचीन समय में पूरे जो परिवार को मार दिया जाता था। 10 अध्याय 10 उसकी आशा को चकनाचूर कर देता है। लोग जिस चीज से डरते हैं वह आशा का अभाव नहीं है, बल्कि आशा देखना और फिर उसे पूरी तरह से खत्म कर देना। इसलिए फेंग हुआन की सामान्य पृष्ठभूमि का पता लगाने के बाद चेन ने उसे अपनी योजना को पूरा करने के लिए जो परिवार की शक्ति का उपयोग करने देने का फैसला किया। बेशक इस दौरान वह ये नहीं भूले कि किसी ने फेंग हुआन को परेशान किया था। उदाहरण के लिए जो परिवार द्वारा आपूर्ति एकत्र करते समय बाधाएं पैदा करना, गुप्त रूप से उन्हें बाधित करना। कुछ दिनों तक परेशान किए जाने के बाद फेंग हुआन की नाराजगी का मूल्य 3300 रन तक बढ़ गया था और हत्या की सफलता दर 33% तक पहुंच गई थी। हालांकि उन्हें इस बात का संदेह नहीं था कि चेन उन्हें निशाना बना रहे थे। आखिरकार चेन परिवार आपूर्ति एकत्र कर रहा था और चूंकि जो परिवार भी वही कर रहा था, इसलिए कुछ घर्षण स्वाभाविक था। लेकिन वह निश्चित रूप से चेन पर यह कर डालेगा। इसी कारण उनका आक्रोश मूल्य बढ़ गया। नाराजगी को छोड़ दे तो इसने फेंग हुआन को जो परिवार के माध्यम से बड़ी मात्रा में आपूर्ति इकट्ठा करने के बाद आगामी डूम्सडे में अपने कौशल दिखाने की कल्पना करने से नहीं रोका। चेन को अपनी छोटी छोटी योजनाओं की सटीक समझ थी और चेन को अब जो करना था वह उसका भ्रम तोड़ना था। त्यानहाई में जियांगन कोर्टयार्ड विला जिले में एक उद्यान शैली के आंगन के भीतर त्यानहाई का एक विशाल स्थलाकृतिक मानचित्र कॉफी टेबल पर फैला हुआ था और फेंग जुआन उस पर इशारा कर रहा था और उसके सामने कई प्रभावशाली लोगों से लगातार बात कर रहा था। जो जिन्यू फेंग जुआन के पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। अंकल जो, हमारा समय समाप्त हो रहा है। हमने काफी सारी आपूर्ति एकत्र कर ली है, हमें बस वैसे ही जारी रखने की जरूरत है जैसे हम हैं। अभी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क़यामत का दिन आने के बाद एक आश्रय बनाना है, या यूं कहीं कि खुद को स्थापित करने के लिए एक आधार बनाना है। हालांकि दक्षिणी पहाड़ों में हमने जो परमाणु बंकर खरीदा है, उसका पहले से ही नवीनीकरण किया जा रहा है। आखिरकार यह सुदूर है। सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये त्यानहाई से 300 किलोमीटर से अधिक दूर है। त्यानहाई एक खजाना है, इसमें एक बंदरगाह और एक बड़ी नदी है जो सीधे अंतर्देशीय तक जाती है। यहाँ तक कि प्रलय के दिन में भी निश्चित रूप से इसका एक बड़ा भौगोलिक लाभ होगा। हम इसे तब तक बिल्कुल नहीं छोड़ सकते जब तक कि यह अंतिम उपाय न हो। मेरा सुझाव है कि पहाड़ी किले को अंतिम वापसी के रूप में उपयोग किया जाए, जबकि हमें यहाँ त्यानहाई में एक पुल स्थापित करने की भी आवश्यकता है। फेंग हुआन के सामने खड़े एक काफी सुंदर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। ये बहुत मायने रखता है। आज हर कोई यहाँ है, इसलिए बेझिझक अपनी योजनाओं और विचारों को साझा करना जारी रखें। जब तक कोई समस्या नहीं है, जो परिवार निश्चित रूप से हमारे पास मौजूद हर चीज में आपका समर्थन करेगा। निसंदेह ये जो जिन्यू के पिता जो परिवार के मुखिया जो लिन थे। सामान्य समय में अपने प्रभाव से वह एक बड़ा शॉट था जो केवल अपने पैर पटकने से पूरे त्यानहाई को काम सकता था। हालांकि इस युवक की चमत्कारी दूरदर्शिता को देखने के बाद, जिसे उसकी बेटी चेन परिवार को नाराज करने के जोखिम पर भी वापस ले आई थी, उसने अब एक बिजनेस टाइकून की अपनी सामान्य छवि को त्याग दिया था। वह फेंग हुआन पर काफी भरोसा करता था और उसकी सराहना करता था और उसके सुझावों को सुनने के लिए बहुत इच्छुक था। पुष्टि प्राप्त करने के बाद फेंग हुआन ने आगे कहा, प्रलय का दिन आने के बाद त्यानहाई की घनी आबादी के साथ यह अनिवार्य रूप से बेहद खतरनाक हो जाएगा। उस समय यदि हम त्यानहाई में एक आधार स्थापित करना चाहते हैं तो स्थान महत्वपूर्ण है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों से बचने के लिए इसे न केवल थोड़ा दूरदराज के क्षेत्र में होना चाहिए, बल्कि इसे सुविधाजनक परिवहन की भी आवश्यकता है। भविष्य में आपूर्ति हस्तांतरण के लिए बंदरगाह और हवाई अड्डे जैसे परिवहन केंद्रों के जितना संभव हो उतना करीब होना चाहिए। वह काफी देर तक बात करता रहा और आखिरकार जो परिवार के नेताओं की नजर में उसने एक जगह की ओर इशारा किया। ये वास्तव में डूम्सडे बेस स्थापित करने के लिए पूरे त्यानहाई में सबसे उपयुक्त जगह है। ये है। जो लिन ने उस दिशा को देखा जो वह इंगित कर रहा था और बिना सोचे अपना सिर हिला दिया। जिंगफेंग समूह का मुख्यालय वह चेन परिवार का क्षेत्र है, हमारे लिए इसे लेना असंभव है। संसाधन इकट्ठा करते समय चेन परिवार के साथ पिछले संघर्षों के संबंध में बाई परिवार के हमारे समर्थन के साथ चेन परिवार इतनी दूर नहीं जाएगा कि पूरी तरह से अलग हो जाए। लेकिन अगर हम जिंगफेंग बिल्डिंग को निशाना बनाने की हिम्मत करते हैं तो परिणाम हमारी सहनशक्ति से कहीं अधिक होंगे। मेरी जानकारी के अनुसार चेन परिवार ने पहले ही बड़ी संख्या में सुरक्षा टीमों को त्यानहाई में स्थानांतरित कर दिया है। एक बार जब वे हमारे खिलाफ हो जाते हैं तो पूरे त्यानहाई में कोई भी उनकी वर्तमान शक्ति का सामना नहीं कर सकता है। चिंता मत करो चाचा, मैं निश्चित रूप से इसके बारे में जानता हूँ। त्यानहाई में चेन परिवार के प्रभाव से पूरी तरह निपटने के लिए क़यामत के दिन तक इंतजार करना होगा। यह अभी करने लायक कुछ नहीं है। यही कारण है कि मेरे पास एक वैकल्पिक स्थान है। फेंग हुआन ने एक उदासीन मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर जो लिन थोड़ा घबरा गया। ये भावी दामाद हर तरह से अच्छा था, सिवाय चेन परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उसकी निरंतर इच्छा को छोड़कर, जिससे वह कुछ हद तक सहज महसूस कर रहा था। चेन परिवार किस प्रकार की शक्ति थी? जिया देश के 4 महान परिवारों में से एक। सैन्य, सरकार और व्यावसायिक क्षेत्रों में फैले जाल वाला एक विशाल राक्षस। पूरी दुनिया को देखते हुए वे भी छाया में छिपी एक शीर्ष स्तरीय शक्ति थे। यदि चेन परिवार नाखुश होता तो कई छोटे देश पलक झपकते ही नष्ट हो सकते थे। जो लिन जो परिवार की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। वास्तव में यदि बाई परिवार पर उनकी निर्भरता न होती और आसन प्रलय का दिन न होता, मौजूदा आदेश रहने वाला होता, तो वह आपूर्ति इकट्ठा करने और चेन परिवार को भड़काने के लिए फेंग हुआन की सलाह का पालन करने की हिम्मत नहीं कर पाता। जो लिन का इरादा फेंग हुआन को यह याद दिलाने का था कि प्रलय के दिन के बाद भी चेन परिवार को भड़काना नहीं चाहिए। लेकिन फेंग जुआन को व्यवसाय के बारे में इतनी गंभीरता से बात करते हुए देखकर उन्होंने इस विचार को छोड़ दिया और बाद में उनसे निजी तौर पर बात करने की योजना बनाई। यहाँ फेंग जुआन ने खिड़की से बाहर देखते हुए त्यानहाई के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर एक थप्पड़ मारा। जियांगनांगन, अगर मुझे सही से याद है तो ये जो परिवार की संपत्ति है ना? मुझे कहना होगा अंकल, जब आपने यह जमीन हासिल की तो आपके पास वास्तव में एक अद्वितीय दृष्टिकोण था। फिर वह विभिन्न पहलुओं से इस स्थान के लाभों के बारे में लगातार बात करते रहे।
इसका नवीनीकरण करना आसान था, बचाव करना आसान था, लेकिन हमला करना कठिन था। सुविधाजनक आपूर्ति परिवहन के लिए बंदरगाह के करीब था, इत्यादि। उनके भाषण के बाद तियानहाई का यह प्रसिद्ध लग्जरी विला जिला व्यावहारिक रूप से डूम्सडे बेस में परिवर्तन के लिए एक आदर्श क्षेत्र बन गया था, यहाँ तक कि जिनफेंग बिल्डिंग के स्थान से भी अधिक उपयोग। जो परिवार के कई नेताओं की आंखों में द्रवित होने के संकेत दिखे। हालांकि एक पल की झिझक के बाद जोलिन ने कहा, यह एक अच्छी जगह है, लेकिन आखिरकार ये पूरे तियानहाई में सबसे ऊंचा विला जिला है। यहाँ रहने वाले सभी उच्च पदस्थ अधिकारी और महान व्यक्ति हैं, और उनके कुछ परिवार हमारे जो परिवार से कम शक्तिशाली नहीं है। अगर हम उन्हें स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मुझे डर है कि यहाँ नवीकरण करना आसान नहीं होगा। दो रास्ते हैं। फैंग जुबान उसकी प्रतिक्रिया से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ और शांति से कहा, पहले उन्हें स्थायी रूप से बाहर जाने का कारण ढूंढें। वैसे भी प्रलय का दिन करीब आने के बाद एक बार जब वे चले जाएंगे तो शायद उन्हें वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। सामान्य कारण इन लोगों को मूर्ख नहीं बनाएंगे। अगर यह सिर्फ पैसे के बारे में है तो उनके पास इसकी कमी नहीं है। बाहर पहले से ही अराजकता के संकेत हैं और ये तियानहाई में सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक माना जाता है। वे पैसे के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। जोलिन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। फिर दूसरी विधि का प्रयोग करें। फैंग शुआन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। अंकल, समय बीतने के साथ तियानहाई में अराजकता और भी बदतर होती जाएगी। जब तक ये सफाई से किया जाता है और 3 से 5 दिनों तक छिपा कर रखा जाता है, भले ही तब तक जानकारी लीक हो जाए, अधिकारियों के पास इससे निपटने के लिए समय नहीं होगा। उनका आशय सरल था, चूंकि वे नहीं हटेंगे तो पहले हमला करें और जगह खाली करने की पहल करें। चूंकि व्यवस्था वैसे भी चरमराने वाली थी, जब तक वे थोड़ी देर के लिए रुकते, किसी को भी यहाँ होने वाली छोटी घटना की परवाह नहीं होती। बेशक एक और महत्वपूर्ण कारण था कि उन्होंने इतनी जोखिम भरी योजना क्यों बनाई। उसके पिछले जीवन की स्मृतियों में वह स्थान जहाँ दिखाई दिया, वह स्थान यहाँ से अधिक दूर नहीं था। इस स्थान पर कब्जा करना कुछ ऐसा था जो उसे अवश्य ही करना था। जोलिन चुप हो गया। उसकी आंखें सामने के नक्शे पर टिक गई। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होती जा रही थीं। जो परिवार के अन्य लोगों के लिए भी यही सच था। जैसे जैसे वे पक्ष विपक्ष पर विचार करते थे, उनकी अभिव्यक्तियां लगातार बदलती रहती थीं। एक पल के लिए कमरे में एकदम शांति थी, केवल सभी की सांसों की आवाज आ रही थी। लेकिन तभी अचानक तालियों की गड़गड़ाहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। ताली ताली ताली, क्या शानदार योजना है। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो आप वास्तव में इस जगह पर कब्जा करने में सक्षम हो सकते हैं। फैंग हुआन की अभिव्यक्ति बदल गई और वह अचानक पलट गया। तुरंत उसका दिल डूब गया। दरवाजे पर दिखाई दे रहे व्यक्ति को देखते हुए उसने दांत पीसकर कहा, चेन, ये ... 11 अध्याय 11 बंदूक की गोली। चेन ये वास्तव में बहुत पहले आ गए थे और काफी समय से बाहर सुन रहे थे। जहां तक जो परिवार के सुरक्षा गार्डों की बात है, उनके पास स्वाभाविक रूप से विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और चेन परिवार द्वारा प्रशिक्षित कुलीन मृत्यु योद्धाओं द्वारा चुपचाप उनसे निपटा गया, जिसका नेतृत्व किंजुए ने किया। यह कहना होगा कि फैंग हुआन के शब्दों को सुनने के बाद चेन को भी लगा कि जियांगन कोर्टयार्ड वास्तव में एक अच्छी जगह थी। यहाँ तक कि यह उनकी जिंगफेंग बिल्डिंग से तियानहाई के विपरीत दिशा में स्थित था, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। एक बार जब प्रलय का दिन आ गया तो घनी आबादी वाला तियानहाई शहर एक विशाल जहर का घड़ा बन जाएगा। हालांकि दोनों जगहें 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थीं, बीच में तियानहाई शहर की बाधा के कारण चेन बिना कोई ठोस निर्णय लिए इस जगह को आसानी से लेने में सक्षम नहीं हो सकते थे। यदि तियानहाई शहर और फैंग हुआन और जो परिवार के संसाधनों के साथ इस तरह के खजाने पर कब्जा कर लिया जाता तो चीजों को खींच लिया जाता। वे पूरी तरह से प्रलय के दिन में एक प्रमुख शक्ति के रूप में विकसित हो सकते थे। हालांकि वे अभी भी चेन परिवार से तुलना नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास बातचीत करने के लिए कम से कम कुछ पूंजी तो होगी। केवल यही कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति वास्तव में एक पुनर्जन्मित व्यक्ति के रूप में जीवित रहा। उसके पास वास्तव में कुछ कौशल था। लेकिन दुर्भाग्य से भले ही चेन आज नहीं आए होते, कल की बातचीत की सामग्री अभी भी उनकी मेज पर पहुंचा दी गई होती। ताकत में असमानता बहुत अधिक थी। चेन के जानबूझकर अवलोकन के तहत वर्तमान स्थिति मूल रूप से एक तरफ पारदर्शी थी। विला के लिविंग रूम का माहौल एक पल के लिए भयानक सन्नाटे में डूब गया। चेन की अचानक उपस्थिति का सामना करते हुए फैंग हुआन कुछ हद तक नुकसान में था। जो परिवार के लोगों की तो बात ही छोड़ दें। चेन को कोई जल्दी नहीं थी, जैसे कि वह अपने घर लौट रहा हो। वह इत्मीनान से लिविंग रूम में सोफे पर गया और बैठ गया। उसके पीछे खड़े किंजुए ने तुरंत उसे एक कप चाय पिलाई। चाय का एक छोटा सा घूंट लेने के बाद वह वहीं चढ़ाने और प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। मिस्टर जो वास्तव में एक स्थानीय टाइकून होने पर खड़े उतरे। ये दाहुन पाओ माउंट वोवी पर उन कुछ मात्र वृक्षों द्वारा उत्पादित चाय से कमतर नहीं है। मुझे संदेह है कि यह सस्ता नहीं था। जो पागलपन से जवाबी उपाय के बारे में सोच रहा था, केवल मुस्कुराते हुए कह सका, युवा मास्टर चेन की आंख अच्छी है। ये सभी उन मात्र वृक्षों के प्रत्यक्ष वंशजों द्वारा उत्पादित चाय की पत्तियां हैं। हालांकि वे स्वयं मात्र वृक्षों से मिलने वाली श्रद्धांजलि से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन वे वास्तव में काफी अच्छे हैं। ये कहते हुए उन्होंने पास में अपने बेटे की ओर देखा और कहा, तुम वहां किस लिए खड़े हो? अध्ययन कक्ष में जाओ और यंग मास्टर चेन के लिए चाय की 2 कट्टी पत्तियां ले आओ। उनका बेटा चौंक गया, लेकिन तुरंत उसका मतलब समझ गया और जाने के लिए खड़ा हो गया। कोई जरूरत नहीं है, चेन ने अपना चाय का कप नीचे रखते हुए और उदासीनता से बोलते हुए कहा। एक सज्जन वह नहीं लेते जो दूसरों को पसंद है। श्री जोल ने शायद इन चाय की पत्तियों को इकट्ठा करने में बहुत प्रयास किया है। अगर मैं अब अचानक इसमें कदम रखूं तो मैं क्या बनूंगा? जोल की मुस्कान तुरंत उसके चेहरे पर आ गई। वह अच्छी तरह से जानता था कि चेन हाल के दिनों में जो परिवार द्वारा चेन परिवार से चीजें छीनने का जिक्र कर रहा था। वह वास्तव में चेन परिवार की शक्ति से बहुत परिचित था। हालांकि ये पुष्टि करने के बाद कि प्रलय का दिन निकट आ रहा है, उसने अनिवार्य रूप से कुछ आशा रखी, ये सोचकर कि जो परिवार भी तियानहाई में एक प्रमुख परिवार था और उसे बाई परिवार का समर्थन प्राप्त था, जिसकी ताकत चेन परिवार से कम नहीं थी। अराजकता की वर्तमान स्थिति के साथ चेन परिवार को उससे निपटने के लिए इतनी ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन चेन की अचानक उपस्थिति ने उनके भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह अंदर ही अंदर करा उठा, लेकिन केवल हंसने पर मजबूर हो गया और कहा, युवा मास्टर चेन वास्तव में एक महान परिवार से आते हैं। आप वास्तव में एक महान चरित्र के व्यक्ति हैं। हे, चेन ने ठंडी हंसी छोड़ी। आइए छोटी सी बात को छोड़ दें। असल में मैं आज यहाँ सिर्फ अपने पुराने सहपाठी को देखने और आपके जो परिवार के लिए एक संदेश लाने के लिए आया था। ये सुनकर जोलिन ने तुरंत कहा, हमारा जो परिवार स्वाभाविक रूप से सभी के कान है। ये कुछ खास नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि किसी बड़ी आपदा के दौरान जमाखोरी और मुनाफाखोरी एक बड़ा अपराध है। हालांकि यह वर्तमान कानूनों में फिर नहीं बैठता है। अराजक समय में भारी धन का इस्तेमाल किया जाता है और इस दुनिया को स्वाभाविक रूप से कुछ विशेष तरीकों की आवश्यकता होती है। चेन बोलते हुए खड़े हो गए। आपका जो परिवार हाल ही में क्या कर रहा है? ये सुनकर सिटी गवर्नर क्रोधित हो गए। हालांकि तियानहाई अधिकारी अभी कोई कसर नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन्होंने इसे संभालने में मदद करने के लिए मुझे सौंपा है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, चेन फैमिली गार्ड्स का एक दस्ता जिंदा गोला बारूद से लैस होकर अंदर आ गया। मूल रूप से विशाल बैठक कक्ष तुरंत कुछ भीड़भाड़ वाला हो गया। बंदूकों के काले मुंह के नीचे जो परिवार के सदस्यों के चेहरे घातक रूप से पीले पड़ गए। परिवार के मुखिया के रूप में जोलिन पहले से ही पसीने से लथपथ था, लेकिन वह चेन के सामने केवल विनम्रतापूर्वक बोल सका, युवा मास्टर चेन, हमारा जो परिवार ईमानदार और कानून का पालन करने वाले व्यवसायी हैं। हम कभी भी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे जो कानून का उल्लंघन करता हो। कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। धमाका! एक बंदूक की गोली ने जोलिन के शब्दों को बाधित कर दिया। उस युवक के सिर पर अचानक एक खूनी फूल खिल गया जो चुपचाप सीढ़ियों की ओर बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था कि वह ऊपर भागना चाहता था और वह जमीन पर गिर गया। यह कोई और नहीं बल्कि जोलिन का बेटा था। कोई मर गया।
अचानक हुए खून और मौत ने कुछ लोगों की विवेकशीलता को तुरंत चकनाचूर कर दिया। एक चीख के साथ छोटा लिविंग रूम तुरंत अराजकता में बदल गया। धमाका धमाका धमाका, लगातार गोलियों की आवाजें चली। कई और लोग जमीन पर गिर पड़े। अफरा तफरी में फेंग जुआन ने धीमी आवाज में गुर्राना शुरू किया, भागो। जैसे ही उसने चिल्लाना समाप्त किया, उसने देखा कि किंजू की नजर पहले से ही उस पर टिकी हुई थी। बिना सोचे समझे फैंग हुआन ने जोल जिन्यू को, जो उसके बगल में था, अपने सामने खींच लिया, फिर एक रोल किया और पीछे की ओर पीछे हट गया। धमाका, एक और बंदूक की गोली के साथ जोल जिन्यू जमीन पर गिर गया, लेकिन फैंग हुआन ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अपने रोल के बाद वह फुर्ती से ऊपर उठा, फिर लिविंग रूम के कांच के दरवाजे को तोड़ दिया और पिछवाड़े की ओर भाग गया। जब उसने फिर से ट्रिगर दबाया तो किंजू के चेहरे पर भावना की कोई लहर नहीं थी। भागते हुए फेंग जुबान अचानक झटका खा गए। कुछ बार जमीन पर लौटने के बाद उसने अपनी पीठ से बह रहे खून को नजरअंदाज कर दिया, पिछवाड़े से बचने के लिए दीवार पर चढ़ गया और विला क्षेत्र की झील में गोता लगा दिया। झील के बर्फीले पानी ने उसकी नसों को उत्तेजित कर दिया, लेकिन उसकी पीठ पर बंदूक की गोली का घाव गुब्बारे में छेद जैसा महसूस हुआ, जिससे उसे लगा कि उसकी ऊर्जा लगातार खत्म हो रही है, जिससे उसे नींद आ रही है। नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। फैंग हुआन ने अपनी जीभ की नोक को जोर से काटा और खून का स्वाद तुरंत उसके मुंह और नाक में फैल गया। तीव्र दर्द से उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ और वह अपनी पूरी ताकत से झील में आगे तैरने लगा। लेकिन वह अभी तक एक विकसित क्षमता वाला उपयोगकर्ता नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डूम्सडे में उसकी इच्छाशक्ति कितनी शक्तिशाली थी, उसके पास ऐसा कोई शरीर नहीं था जो इस तरह की चोट का सामना कर सके। अंततः जैसे ही वह किनारे के करीब पहुंचा, वह अंधेरा होने और बेहोश होने से खुद को नहीं रोक सका। होश खोने से पहले वह केवल चेन्ये की शांत अभिव्यक्ति देख सकता था, क्योंकि उसने एक वाक्य के साथ जो परिवार के भाग्य का फैसला किया था। बेशक नाराजगी थी, लेकिन नाराजगी के अलावा वह चेन्ये के प्रति कुछ और हद तक डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। पुनर्जन्म लेने के बाद उसने सोचा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। उसने सोचा कि उसे इन प्रमुख शक्तियों और आकृतियों को, जिन्हें वह केवल अपने पिछले जीवन में ही देख सकता था, अपने हाथ की हथेली में खेलने के लिए कुछ छोटी चालों का उपयोग करने की आवश्यकता है। अंततः एक हारे हुए व्यक्ति के पलटवार और एक हताश उलटफेर का एक भव्य नाटक करना होगा। लेकिन चेन्ये से मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे योजना, जो हर तरह से लाभ उठाती थी, चेन परिवार की पूर्ण ताकत के सामने इतनी फीकी और हास्यास्पद लग रही थी। अंधेरे में निराशा नामक भावना धीरे धीरे फैंग हुआन के दिल और दिमाग में भर गई। एक निश्चित क्षण तक, नहीं, मेरे पास अभी भी उलटफेर का मौका है। वह वस्तु, सपनों का फूल, जब तक मैं इसे प्राप्त करता हूं, चाहे चेन परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं पूरी ताकत से इसे तोड़ सकता हूं। यह विचार अंधेरे को भेदने वाली तलवार की तरह था, जिसने तुरंत फैंग हुआन को जगा दिया। ये कहाँ है? अपने सामने हल्के गुलाबी लड़की शैली वाले कमरे को देखकर फैंग हुआन के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। अध्याय 12 फैंग हुआन का अद्भुत बहाव। डिंग, नियति के बच्चे को मारने का प्रयास विफल रहा। हत्या की सफलता दर -10%। वर्तमान हत्या की सफलता दर 53%। डिंग, कार्य प्रगति को पुनर्गठित किया गया। बधाई हो, आपने फैंग हुआन से जोड़ 3000 आक्रोश मूल्य प्राप्त किया है। वर्तमान आक्रोश मूल्य 6300 अंक। मार सफलता दर 53%। अगले दिन चेन्ये सिस्टम की अधिसूचना से जागे और थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ऐसा नहीं था कि वह आश्चर्यचकित था कि फैंग शुआन मरा नहीं था। आखिरकार उसने कल रात फैंग शुआन को मारने की उम्मीद नहीं की थी। ये केवल ये देखने का एक जांच प्रयास था कि क्या वह इस प्रक्रिया में अधिक नाराजगी का मूल्य हासिल कर सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद को कुछ ज्यादा ही चालाक बना लिया है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक असफल प्रयास के बाद हत्या की सफलता दर में गिरावट आएगी। जहां तक 3000 नाराजगी बिंदुओं के अचानक विस्फोट की बात है, चेन्ये ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने फैंग हुआन को घायल कर दिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने जो परिवार के भीतर फैंग हुआन द्वारा कड़ी मेहनत से बनाई गई हर चीज को पूरी तरह से उखाड़ दिया था। ऐसा लगता है कि अगली बार जब मैं उसे मारने की योजना बनाऊंगा तो मुझे और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। जब तक कोई निश्चित हत्या न हो, तब तक कोई कदम न उठाएं। चेन्ये को निराशा नहीं हुई। इस जांच से उन्हें नियति के बच्चे की विशेषताओं के बारे में और अधिक समझने में मदद मिली और स्थिति अभी भी उनके नियंत्रण में थी। 10% हत्या की संभावना केवल 1000 आक्रोश बिंदुओं के बराबर थी। बाद में इसकी भरपाई के लिए बहुत सारे अवसर होंगे। वह इसे सिर्फ ट्यूशन फीस ही मानेगा। यदि उसे नियति के किसी शक्तिशाली बच्चे का सामना करना पड़ा और तभी पता चला कि एक असफल हत्या से सफलता की दर कम हो जाएगी, तो यह वास्तव में घातक होगा। मानो कोई टेलीपैथिक कनेक्शन साझा कर रहा हो। चेन्ये के जागने के कुछ ही समय बाद किंजू दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ। उसे जागते हुए देखकर उसने बताया, यंग मास्टर, हम जिन लोगों को झील के किनारे तैनात कर रहे थे, उन्होंने कल रात फैंग हुआन को पानी में पाया। वह उस समय मर रहा था। आपके निर्देशों के अनुसार हमारे लोगों ने उसके शरीर में एक ट्रैकिंग चिप लगाई और फिर उसे पानी पर तैरने दिया, केवल छाया से उस पर नजर रखी। अभी पर्यवेक्षकों से जानकारी मिली है, पिछली रात फैंग हुआन विला जिले की सजावटी झील के आउटलेट के माध्यम से नदी में बह गया था। फिर उसे एक आउटडोर रात्रि प्रसारण कर रही महिला स्ट्रीमर द्वारा खोजा गया और घर ले जाया गया। चिप के डेटा के अनुसार फैंग हुआन के महत्वपूर्ण संकेत स्थिर हो गए हैं। उसे मरना नहीं चाहिए। वह शॉट उसके महत्वपूर्ण अनुभव से चूक गया होगा। यह मेरी गलती थी, कृपया मुझे दंडित करें यंग मास्टर। तुम्हें किस बात की सजा? अगर मैंने उसे जाने न दिया होता तो वह 10 लोगों की जान लेकर भी नहीं बच पाता। चेन्ये ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, फिर बिस्तर को थपथपाया। यहाँ बैठो। जब वह आज्ञाकारी रूप से बिस्तर के किनारे पर बैठी तो किंजू का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। चेन्ये ने अपने तन काले मोजे वाले पैरों को सहलाया और मुस्कुराया। क्या आप इस बात को लेकर बहुत उलझन में है कि मैं फेंग जुआन को क्यों निशाना बनाता रहता हूं, वे भी जानबूझकर उसे बार बार जाने देता हूं? युवा मास्टर के अपने कार्यों के प्रति स्वाभाविक रूप से अपने विचार होते हैं। यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। बुद्धिमान। चेन्ये ने उसे दबाया और किंजू ने उसकी बाहों में गिरकर हल्की कराह निकाली। युवा मास्टर, आज असुविधाजनक है। किंजू ने चेन्ये के शरारती हाथ को महसूस करते हुए लाल चेहरे के साथ फुसफुसाया। लेकिन क्या होगा यदि आपका युवा मास्टर अभिमास का स्वाद चाहता है? चेन्ये फुसफुसाए। मैं आपकी मदद करूंगा। किंजू का मुंह थोड़ा खुल गया, उसका चेहरा उसकी गर्दन तक लाल हो गया। हालांकि उसे लंबे समय से ऐसे दिन की उम्मीद थी, आखिरकार वह अनुभवहीन थी। इस संबंध में वह अपने सामान्य शांत और उदासीन स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। कहने की जरूरत नहीं कि वह एक शर्मनाक स्थिति में आ गई थी। इस समय वह केवल परिवार की महिला प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए गए तरीकों का उपयोग करके अनाड़ी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकती थी, जो इस तरह के प्रशिक्षण में विशेषज्ञ थी। जब वह रजाई के नीचे गायब हो गई तो उसकी अजीब हरकतों को देखकर चेन्ये हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि वह जल्द ही हवा की तेज सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। सुबह के साधारण व्यायाम के बाद चेन्ये किंजू की चौकस सेवा के तहत बिस्तर से उठे। जब तक उसने नहा धोकर नाश्ता किया, सुबह के 10 बज चुके थे। चेनमिंग पहले से ही लंबे समय से कार्यालय में इंतजार कर रहे थे। युवा मास्टर, हमें कल रात जोहो परिवार से पकड़े गए लोगों को कैसे संभालना चाहिए? हालांकि हमने जोहो परिवार का सफाया कर दिया है। आखिरकार वे एक बड़े कबीले थे जिनके कई गुटों में निहित स्वार्थ थे। स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए कई लोग आज सुबह ही मेरे पास आ चुके हैं। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि चेन परिवार को हमारे कार्यों के लिए उन्हें स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है? चेन्ये ने उदासीनता से कहा। यह बिल्कुल नहीं, चेनमिंग ने जल्दी से कहा। यह सिर्फ इतना है कि उनमें से कई का हमारे परिवार के उद्योगों के साथ व्यापारिक संबंध है। यदि हम उन्हें बहुत कठोरता से अपमानित करते हैं तो परिवार के कुछ भविष्य के व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
भविष्य। चेनये ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। चेनमिंग ठिठक गए, फिर अपना सिर नीचे कर लिया। क्षमा करें यंग मास्टर, मैं गलत सोच रहा था। मम्मा और कुछ चेनये को वास्तव में परवाह नहीं थी। इसे चेनमिंग की ओर से क्षमता की कमी के बजाय केवल किसी की मानसिकता को बदलने में विफलता माना जा सकता है। ये वही तक था जब जोहो लिन को यकीन था कि चेन परिवार अभी भी पहले की तरह खेल के नियमों का पालन करेगा। यह विश्वास करते हुए कि भले ही जोहो परिवार ने चेन परिवार के कुछ हितों को छुआ हो, चेनये अल्पावधि में उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। साफ शब्दों में कहें तो उसके दिमाग ने अभी तक करवट नहीं ली थी। अतीत में चेन परिवार तक संगत था, इसलिए नहीं कि उनके पास शत्रुतापूर्ण होने के लिए पूंजी की कमी थी, बल्कि इसलिए कि दीर्घकालिक विचारों के लिए उन्हें धन उत्पन्न करने के लिए सद्भाव की आवश्यकता थी। लेकिन कयामत का दिन आ रहा था। इस दुनिया के खेल के नियम बदलने वाले थे। प्रलय के दिन पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। दीर्घकालिक विचार, उसे भूल जाओ। चेन परिवार को अब बंदर को चेतावनी देने और अधिकार स्थापित करने के लिए मुर्गे को मारने की जरूरत थी। अराजक समय में जिसकी मूर्ति बड़ी होती है वह सत्य होता है। व्यापार जगत में हितों और सद्भाव का वह आदान प्रदान अब उपयोगी नहीं रह गया था। पिछली रात हमने मूल रूप से जोहो परिवार के उद्योगों को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने जो आपूर्ति एकत्र की थी उसे रिकॉर्ड और संग्रहित किया गया है। अन्य संपत्तियां वर्तमान में संसाधित की जा रही हैं। जोहो परिवार के नाम के तहत कंपनियों के पास अभी भी कई कारखाने, रियल एस्टेट, जहाज और अन्य अचल संपत्तियां हैं। अब जब प्रलय का दिन आ रहा है तो कई चीजें बेकार हो जाएंगी। हमारे लोगों ने जो योजना तैयार की है वह अधिकांश संपत्तियों को नष्ट करने और फिर अधिक आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए उस तरल पूंजी का उपयोग करने की है। हालांकि चूंकि जोहो परिवार के खिलाफ जाना आपका विचार था यंग मास्टर, मैं आपकी राय पूछना चाहता था। चेनमिंग ने सम्मानपूर्वक कहा। मम, सभी जोहो परिवार की संपत्तियों को व्यवस्थित करें। कारखानों, जहाजों और ऐसी ही चीजों को रखें। कारखानों के लिए वास्तविक स्थिति को देखें, उन्हें बेहतर स्थानों पर रखें जो प्रलय के दिन के बाद भी जीवित रह सकें। जो गरीब स्थानों पर हैं उनके लिए सभी मशीनरी हटा दें और इमारतों को जल्द ही निपटाने का रास्ता खोजें। अचल संपत्ति को सब संभाला जा सकता है। रुको, चेनये ने एक पल के लिए सोचा। पिछली रात का जियांगन कोर्टयार्ड विला जिला भी जोहो परिवार की संपत्ति थी, है ना? उसे अपने पास रखें और जब आप वहां हो तो निवासियों को हटा दें। जियांगनांगन, चेनमिंग झिझके, कई उच्च रैंकिंग अधिकारी और रईस वहां रहते हैं। यहाँ तक कि पिछले तियानाई शहर के गवर्नर भी सेवानिवृत्ति के बाद वहां रहते हैं। अगर हम इसे साफ कर दें। अगर वे हिलना नहीं चाहते हैं तो उन्हें जिनफिंग बिल्डिंग में आने के लिए कहें और मुझे न हिलने का कारण बताएं। चेनये ने अधीरता से उसकी बात काट दी। क्या कुछ और है? और कुछ नहीं, चेनमिंग ने जल्दी से कहा, लेकिन खत्म होने के बाद उन्होंने थोड़ा भद्दा भाव प्रकट किया। युवा मास्टर, जोहो परिवार की उस लड़की जिसका नाम जोहो जिन्यू है को कल कोई चोट नहीं लगी थी। इलाज के बाद वह खतरे से बाहर है। मुझे लगता है कि वह काफी अच्छी दिखती है और जोहो परिवार की छोटी राजकुमारी के रूप में वह कोई आम सुंदरता नहीं है। डॉक्टर ने भी जांच की, वह अभी भी कुंवारी है। जब वह ठीक हो जाएगी तो क्या हमें? चेनये हंसे और डांटे, बाहर निकलो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। चेनमिंग को डांटा गया था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे डांटा गया था। इसके बजाय वह प्रसन्न था। चूंकि यंग मास्टर ने मना नहीं किया, इसका मतलब था कि उन्हें यह विचार नापसंद नहीं था। इस बार आखिरकार उसने सही ढंग से चूसा। जैसे ही उन्होंने चेनये के कार्यालय को छोड़ा, उन्होंने तुरंत लोगों को जोहो जिन्यू की अच्छी देखभाल करने और उस पर कुछ वैचारिक कार्य करने का आदेश दिया ताकि वह सबसे बड़े युवा मास्टर को परेशान न करें और एक अच्छी चीज को बर्बाद न करें। जोहो जिन्यू कार्यालय में चेनये ने उस अपराधी के बारे में सोचा जिसने अनिवार्य रूप से जोहो परिवार के पतन का कारण बना और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह काफी मूर्ख है, लेकिन आखिरकार वह नियति के हरम सदस्य की संतान है। ये देखकर दुख नहीं होगा कि उसका स्वाद कैसा है। और चेनये को वास्तव में विश्वास नहीं था कि अगर वह फैंग हुआन की महिला के साथ सोता तो उस आदमी को थोड़ी सी भी नाराजगी नहीं होती। हालांकि वह पहले भी एक बार रैन यूमिंग के साथ प्रयास कर चुका था। शायद ये सिर्फ रैन यूमिंग की समस्या थी। वैसे भी कोशिश करने में कोई जोखिम नहीं था। डॉट 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 13 चिकित्सा ऋषि, सपनों के फूल का सुराग। तुम जाग रहे हो। सुगंधित बिस्तर पर फैंग हुआन, जो अभी उठा था, ने दरवाजे पर एक युवा लड़की की कर्कश आवाज सुनी। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाने के लिए संघर्ष किया और देखा कि सफेद लैब कोट पहने एक युवा लड़की अंदर आ रही थी। वह चलते हुए बड़बड़ा रही थी। तुम्हें क्या हुआ? तुम बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। जब मैंने तुम्हें कल रात पानी के पास पाया तो मैं चौंक गया। मैंने कल रात पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वह हमेशा व्यस्त रहता था। मैंने एम्बुलेंस के लिए 120 नंबर पर फोन करने की कोशिश की, लेकिन इसमें कई साल लग गए और आखिरकार जवाब देने के बाद उन्होंने कहा कि मरीज बहुत अधिक थे और वे पूरी तरह से बुक थे, इसलिए वे नहीं आ सके। यहाँ तक कि सामुदायिक अस्पताल भी देर रात खचाखच भरा हुआ था। डॉक्टर बहुत परेशान थे। सौभाग्य से मैंने अतीत में जो कुछ भी सीखा था उसे मैं नहीं भूला हूं और आपकी छाती पर लगे घाव ने किसी भी आंतरिक अंग को नुकसान नहीं पहुंचाया है, अन्यथा आप एक गोरक्षक होते। लड़की की बातें सुनकर फैंग हुआन ने सहजता से अपनी छाती पर कसकर लिपटी पट्टी को देखा। पट्टी के आकार को देखकर वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि यह केवल एक छोटा सा गोली का छेद होना चाहिए और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन गुप्त रूप से सोचता था कि वह भाग्यशाली था। कल रात बंदूक की गोली उसे पीछे से लगी थी। सामान्य परिस्थितियों में तेजी से घूमती हुई गोली माध्यम में परिवर्तन के कारण उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद संतुलन खो देती है, जिससे भयानक ऊर्जा फूटती है और तुरंत उसके मांस में एक गुहा बन जाती है। फिर यह उसके सीने में एक कटोरे के आकार का निशान बना देगा। यदि ऐसा हुआ होता तो भले ही उसके पास 10 जिंदगियां होती, लेकिन ये जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं होती। लेकिन जैसा कि किस्मत ने चाहा था, उन्हें बेहद दुर्लभ स्थिति का सामना करना पड़ा जहां गोली उनके शरीर से होकर गुजर गई और सभी अंगों को पूरी तरह से पार कर गई। उस गोली के कारण उसका बहुत सारा खून बह गया था। धन्यवाद, फैंग शुआन ने कमजोरी से कहा। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मेरे पिता एक डॉक्टर हैं और उन्होंने मुझे बहुत सारे चिकित्सा कौशल सिखाए हैं। मैं अपने सामने किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। लड़की ने कंधे उचकाते हुए कहा। बाहर सार्वजनिक सुरक्षा दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप कौन है या आपको गोली क्यों लगी है, और मैं आपके मामलों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। कल रात से मेरे अलावा किसी ने भी आपको नहीं देखा है। ये यहाँ बहुत सुरक्षित है, किसी को भी यहाँ नहीं आना चाहिए। बस इन कुछ दिनों के लिए आराम करें और ठीक हो जाएं। जब आप ठीक हो जाएंगे तो आपको मुझे अलविदा कहने की जरूरत नहीं है, बस चले जाओ। फैंग जुबान, जिसका दिल अभी जीवंत हुआ था, केवल प्रवाह से मुस्कुरा सकता था और कह सकता था, फिर भी मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मेरी स्थिति काफी जटिल है, यदि आप इसमें शामिल नहीं होते हैं तो ये सबसे अच्छा है। कल तक मुझे जाने में सक्षम होना चाहिए और जब वह समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से सीधे निकल जाऊंगा और आपको इसमें नहीं खींचूंगा। वैसे मेरा नाम फैंग शुआन है। मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? मेरा नाम शेन यान्सी है। लड़की बिस्तर के पास चली गई, एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर निकाला और फैंग हुआन की बांह पर रख दिया। एक क्षण बाद उस पर मूल्यों को देखते हुए उसने कहा, आपका रक्तचाप सामान्य है, आप वास्तव में काफी स्वस्थ हैं। अत्यधिक रक्तहानि के कारण कल रात आपका रक्तचाप बहुत कम था, लेकिन आज ये ठीक हो गया है। फैंग हुआन ने यह सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं दिखाया। विशेष क्राउन वायरस लोगों को उत्परिवर्तन का कारण बनता है। जो लोग सफलतापूर्वक उत्परिवर्तन करते हैं वे एक क्षमता उपयोगकर्ता बन जाते हैं और एक अलौकिक क्षमता विकसित करते हैं, जबकि जो लोग उत्परिवर्तन करने में विफल रहते हैं वे ज़ोंबी में बदल जाते हैं। वह लंबे समय से वायरस से संक्रमित था, लेकिन अभी तक इसका प्रकोप नहीं हुआ था। इसके अलावा उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो विकसित हो सकता है, वायरस ऊष्मायन अवधि के दौरान उसके शरीर में सुधार करना शुरू कर देगा, जिससे उसकी शारीरिक स्थिति एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक हो जाएगी।
वर्तमान चरण में वायरस का प्रकोप अभी तक नहीं हुआ है और उसकी अलौकिक क्षमता जागृत नहीं हुई है, लेकिन उसकी शारीरिक फिटनेस कोई मजाक नहीं है। हालांकि वह इस समय जो सोच रहा था उसका इन बातों से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उसके दिमाग में बार बार 3 अक्षर शेन यानसी गूंज रहे थे। वह इस नाम से बहुत परिचित था, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह उसके कानों के लिए वज्र के समान था। लेकिन वह थोड़ा अनिश्चित था कि क्या उसके सामने खड़ी सुंदर युवा लड़की उसकी याददाश्त के अनुसार वही व्यक्ति थी। क्योंकि प्रलय के दिन के बाद उसने केवल शेन यानसी नाम के मेडिकल संत के बारे में सुना था, लेकिन उसे कभी नहीं मिला था, क्योंकि उसकी स्थिति के कारण उसके पास उसे देखने की योग्यता भी नहीं थी। लड़की को ब्लड प्रेशर मॉनिटर पैक करते हुए देखकर वह थोड़ा झिझका और फिर कहा, मिस शेन, आपने पहले बताया था कि आपके पिता एक डॉक्टर हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह पश्चिमी चिकित्सा या पारंपरिक चीनी चिकित्सा करते हैं। शेन यानसी ने उसकी ओर देखा, यह मानते हुए कि वह बस उब गया था और बातचीत कर रहा था, और ज्यादा सोचे बिना कहा, मेरे पिताजी ने बचपन से पारंपरिक चीनी चिकित्सा सीखी और बड़े होने के बाद आधुनिक चिकित्सा का अध्ययन किया। उन्होंने दोनों में हाथ आजमाया है। इन चीजों के बीच अंतर क्यों करें? जब तक ये लोगों को बचा सकता है, ये पर्याप्त है। जब मैंने तुम्हें कल रात नदी के किनारे पाया तो मेरे पास कोई उपकरण नहीं था। मैंने रक्तस्राव को रोकने के लिए एक्यूपंक्चर करने के लिए बस एक पिन का उपयोग किया था। फिर तुम्हारे पिता कहाँ हैं? फेंग हुआ ने अस्थायी रूप से पूछा। वह हाल ही में बहुत व्यस्त हैं। मेरे पिताजी अस्पताल में हैं और उनके पास घर आने का समय नहीं है, इसलिए वह अचानक वापस नहीं आएंगे और आपको नहीं देखेंगे। चिंता न करें। शेन यानसी ने अपना सामान पैक किया और उठ खड़ी हुई। मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं बाद में खाना खरीदने के लिए बाहर जा रही हूँ। क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? मैं इसे आपके लिए लाऊंगा। सफेद दलिया ठीक है। फेंग शुवान थोड़ा गुमसुम था। सफेद दलिया, चलो मांस दलिया के साथ चलते हैं। आपको अपनी चोटों से उबरने के लिए प्रोटीन की भरपाई करने की आवश्यकता है। शेन यानसी ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा। फेंग जुबान ने उस दिशा में शून्यता से देखा जिस दिशा में वह चली गई थी। उसकी आंखें और अधिक चमकीली होती जा रही थीं। यह मिलान करता है, ये सचमुच मेल खाता है। अफवाहों के अनुसार मेडिकल सेंट के चिकित्सा कौशल मूल रूप से उसके पिता से सीखे गए थे और अपनी अलौकिक क्षमता के साथ मिलकर यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह मृतकों को वापस जीवन में ला सकती है। और उनके पिता तियानहाई शहर के चिकित्सा जगत में एक अग्रणी व्यक्ति थे, जो क़यामत के दिन से पहले प्रसिद्ध था, जो चीनी और पश्चिमी चिकित्सा दोनों का उपयोग करने के लिए सबसे प्रसिद्ध थे, जो अनगिनत कठिन और विविध बीमारियों को ठीक करने के लिए पारंपरिक चीनी चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा के साथ जोड़ते थे। वह अब लगभग निश्चित हो गया था कि जिस युवा लड़की ने उसे बचाया था वह मेडिकल सेंट थी, जो डूम्सडे में वास्तव में शीर्ष स्तर का बड़ा शॉट था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे चेन परिवार जैसा दिग्गज भी आसानी से उत्तेजित नहीं कर सकता था। आदमखोर डूम्सडे में ऐसी स्थिति पाने के लिए केवल चिकित्सा कौशल पर भरोसा करना स्पष्ट रूप से इच्छाधारी सोच थी। मेडिकल संत की महानता इस तथ्य में निहित थी कि उनकी व्यक्तिगत ताकत भी सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। उसके पास अत्यधिक ताकत थी और उदार हृदय से उसने अनगिनत लोगों को बचाया। हालांकि शेन यानसी ने प्रलय के दिन में कोई शक्ति नहीं बनाई, लेकिन उसकी अपील बेहद मजबूत थी। यह उन प्रमुख ताकतों से बिल्कुल भी कमतर नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इतनी मजबूत क्यों हो सकी। सपनों का फूल, यह अफवाह है कि स्वप्न का फूल जुड़वा कमलों का एक जोड़ा है, एक सफेद जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और एक काला मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। शेन यानसी वह थी जिसने प्रलय का दिन आने पर जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला सफेद फूल प्राप्त किया था, जिसने उसे बाद में तेजी से बढ़ने की अनुमति दी। यही कारण था कि फेंग हुआन का मानना था कि भले ही पुनर्जन्म के बाद उसकी सारी तैयारी और योजनाएं विफल हो गई, जब तक उसे स्वप्न का फूल मिल जाता है वह पासा पलट सकता है। हालांकि वह पहले केवल सामान्य दिशा जानता था जहां स्वप्न का फूल दिखाई देगा, लेकिन सटीक स्थान नहीं जानता था। इसलिए उसने अपनी ताकत विकसित करने का इरादा किया और उस समय बड़े पैमाने पर खोज करने के लिए आसपास के क्षेत्र को पहले से ही बंद कर दिया। अब चूंकि उसकी अपनी शक्ति विकसित नहीं हुई थी और जो परिवार गिर गया था, वह वास्तव में इस बारे में निश्चित था कि क्या वह सपनों का फूल पा सकेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि इसी समय उसकी मुलाकात शेन यानसी से हुई। यह व्यक्ति जिसे स्वप्न का फूल प्राप्त करना था, यह क्या है? यह मेरी तरफ से नियति है। लड़ाई की भावना जो कुछ हद तक उदास हो गई थी क्योंकि उसे चेनिये के सामने बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा था, वह फिर से भयंकर रूप से जल रही थी। जो चीज मुझे नहीं मारती वह मुझे और मजबूत बनाएगी। चेनिये, चेन परिवार, बस मेरी वापसी की प्रतीक्षा करें। 14 अध्याय 14 प्रतिभाशाली लड़की। युवा मास्टर फेंग हुआन पिछले 3 दिनों से उस महिला स्ट्रीमर शेन यानसी के घर पर रह रहे हैं। शेन यानसी के साथ उसके पिछले समझौते के अनुसार उसे दूसरे दिन चले जाना चाहिए था। हालांकि किसी कारण से उसने अचानक अपना मन बदल लिया और उसके घर पर रहने के लिए विभिन्न बहाने बनाए। जिनफिंग बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्कर्ट सूट और काले मोजा पहने किंजू पिछले कुछ दिनों से चेनिये को फेंग हुआन की स्थिति के बारे में सावधानीपूर्वक बता रही थी। हमारे विशेषज्ञों ने उनके शरीर में प्रत्यारोपित चिप द्वारा भेजे गए विभिन्न डेटा के माध्यम से उनके व्यवहार संबंधी मनोविज्ञान का विश्लेषण किया है। अंतिम निष्कर्ष यह है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह केवल शेन यानसी के कारण ही वहां रह रहा है। शेन यानसी, चेनिये ने डेस्क पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। क्या उसमें कुछ खास है? विशेष लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। किंजू ने महिला की प्रोफाइल को देखा, उसकी भौं थोड़ी सी हिल गई और उसने आगे कहा, मध्यम वर्गीय परिवार, उसके पिता शानदार चिकित्सा कौशल के साथ तियानहाई में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। उसकी व्यक्तिगत रुचियां काफी व्यापक हैं। उसने कम उम्र से चिकित्सा का अध्ययन किया, लेकिन उसका शैक्षणिक प्रदर्शन भी साधारण था। उसने केवल 14 साल की उम्र में तियानहाई विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, 15 साल की उम्र में नैदानिक चिकित्सा में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 17 साल की उम्र में संयुक्त मास्टर और डॉक्टरेट कार्यक्रम से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिर उसने मनोविज्ञान का अध्ययन करना शुरू कर दिया और एक डिग्री प्राप्त की। केवल 2 वर्षों में उस क्षेत्र में PhD। संक्षेप में ये व्यक्ति एक पूर्ण प्रतिभाशाली है। 22 साल की उम्र में उसने पहले ही 5 डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त कर ली है और सभी 5 पूरी तरह से संबंधित हैं, क्लिनिकल मेडिसिन, मनोविज्ञान, इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वित्त। वर्तमान में वह फिल्म और टेलीविजन प्रदर्शन में डिग्री हासिल करने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि वह एक स्ट्रीमर बन गई है। प्रसारण के 2 महीने से भी कम समय में उसके 10 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं और वर्तमान में वो टिकटॉक पर शीर्ष स्ट्रीमर में से एक है। ये बोलते हुए उनके एक्सप्रेशन थोड़े अजीब हो गए। वैसे फेंग जुबान के शरीर में लगी चिप ने इन दिनों की उनकी बातचीत को रिकॉर्ड किया है। हम जो देख सकते हैं उसे बिना किसी एहसास के एक सारंगी की तरह बजाया जा रहा है। ये सोचकर कि शेन यानसी सिर्फ एक दयालु भोली लड़की है जो थोड़ी सी दवा जानती है। उसने ये भी नहीं सोचा कि कोई भी भोली भाली लड़की आधी रात में एक मरते हुए आदमी को नदी से बाहर निकालने और उसे घर लाने की हिम्मत नहीं करेगी। यह महिला बहुत सक्षम और काफी साहसी है। ऐसा लगता है कि उसे एहसास हो गया है कि फेंग हुआन की जिद्दी होकर उसके घर में रहने और लगातार उसके इरादों का परीक्षण करने में कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर चेनिये की अभिव्यक्ति कुछ आश्चर्यचकित हो गई। उसने सोचा था कि फेंग जुबान का अमर कॉकरोच नायक प्रभामंडल फिर से सक्रिय हो रहा है, न केवल एक आपदा से बच रहा है बल्कि एक परोपकारी से मिल रहा है और वापसी की आशा भी पा रहा है। किसने सोचा होगा कि उसकी मुलाकात एक काले पेट वाली प्रतिभाशाली लड़की से होगी। अपने उस निम्न बुद्धि स्वरूप के साथ वह अभी भी दूसरों का उपयोग करना चाहता था। चेनिये को डर था कि इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, इस बेवकूफ फेंग हुआन को वह मौत के घाट उतार देगी। हालांकि इससे परोक्ष रूप से यह भी पता चला कि जैसे जैसे नाराजगी का मूल्य बढ़ता गया, नियति के बच्चे का प्रभामंडल उतना अच्छा काम नहीं करता दिख रहा है। अन्यथा उसे अभी एक सचमुच भोली भाली लड़की का सामना करना चाहिए था। युवा मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? किंजू के सवाल ने चेनिये को वापस होश में ला दिया। ये सुनकर उन्होंने बिना कुछ सोचे कहा, अभी समय नहीं आया है। क्या किसी को फेंग हुआन पर नजर रखने को कहा गया है? ओह, और मेरे लिए इस शेन यानसी पर भी नजर रखें। उसकी हरकतों पर पूरा ध्यान दें और किसी भी असामान्य व्यवहार के बारे में मुझे बताएं। मैंने पहले से ही उस पर नजर रखने के लिए किसी को नियुक्त कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने तो ही का अध्ययन किया है।
उसकी जवाबी टूही कौशल फैंग जुबान से कहीं बेहतर है। ऐसा लगता है कि उसने पहले ही कुछ नोटिस कर लिया है। किंजू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इतना प्रभावशाली? चेंजी ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और फिर मुस्कुराए। तो फिर चलो उसके साथ गेम न खेलें। किसी को उसे आमंत्रित करने के लिए कहें और सुनिश्चित करें कि फैंग जुबान को सचेत न करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार की विकराल प्रतिभा के धनी हैं। क्या मैं आपका खेल खेलने से इनकार नहीं कर सकता? प्रलय का दिन अभी पूरी तरह से नहीं आया है। मौत की भाभी बेटी सुयान जैसे किसी व्यक्ति को अभी प्रयोगशाला में आज्ञाकारी रूप से चूहे के रूप में कार्य करना होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि शेन यान्सी की वर्तमान युद्ध शक्ति सुयान से अधिक मजबूत हो? हाँ, जिसके बारे में बोलते हुए किंजुए को अब नींद नहीं आ रही थी। उसने तुरंत सिर हिलाया और कार्यालय से चली गई। उद्धरण चिन्ह। तो आप कह रहे हैं कि आपको एक दुश्मन ने फंसाया था जिसने आपको चुप कराने की कोशिश की, जिसके कारण आपको गोली मार दी गई और आप पानी में गिर गए। आरामदायक छोटे से कमरे में फैंग जुबान की कहानी सुनने के बाद शेन यान्सी ने अपना नाजुक चश्मा ठीक किया और सहयोगात्मक ढंग से पूछा, फिर वास्तव में आपका दुश्मन कौन है? क्या वे वास्तव में इतने अराजक हैं कि कोई भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता? मुझे डर है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, नहीं तो मैं तुम्हें खतरे में डाल दूंगा, फैंग जुबान ने कठिनाई का बहाना करते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों में उनके साथ बिताए समय के दौरान शेन यान्सी के बारे में उनकी समझ के आधार पर उन्हें ये पूछकर आगे बढ़ना चाहिए कि यह कौन था। फिर वह चेनिए का नाम लेने का अवसर लेगा। शेन यान्सी के मददगार स्वभाव के साथ वह निश्चित रूप से 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले एक टिकटॉक ब्लॉगर के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग इस मामले को उजागर करने में मदद करने के लिए करना चाहेगी। उस समय उसे आगे आकर शेन यान्सी को चेन परिवार की शक्ति की याद दिलानी होगी। फायदे और नुकसान समझाने के बाद वह उसे इस खतरनाक विचार को छोड़ने के लिए कहेगा ताकि उसके जीवित होने की खबर चेनिए के कानों तक न पहुंचे। फिर सामान्य परिस्थितियों में एक बार जब शेन यान्सी ने पुष्टि की कि चेन परिवार वास्तव में इतना शक्तिशाली है तो वह उसकी ईमानदारी के लिए बहुत आभारी होगी। इस तरह वह अपने और उसके बीच की दूरी को और कम